अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो का 6th पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको प्रीवियस 5 पार्ट अच्छे लगे होंगे। अगर आपने अभी तक वो वॉच नहीं किए हैं तो पहले उनको वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको स्टोरी समझ जाए। और ये एपिसोड बहुत ही गजब होने वाला है, एकदम फुल ऑफ इमोशंस, फाइटिंग, ड्रामा, सब कुछ मिलेगा इस एपिसोड में आप सभी को। अगर आपको ये नॉवल पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे उतारो प्लीज़, गाड़ी खोलो, मुझे उतारो, मेरा भाई परेशान हो रहा होगा। उसकी बात सुन शहरोज जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसका जहन खटका। भाई तुम यहाँ अपने भाई के साथ रह रही हो? उसने गाड़ी को अचानक ब्रेक लगाया था जिसके सबब आफिया का सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। शहरोज आफिया के मुतालिक कुछ भी नहीं जानता था, इसीलिए वो सुन हैरान हुआ था कि उसका कोई भाई भी है। हाँ तो तुम क्या समझते हो मैं लावारिस हूँ? मेरा भाई है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा अगर उसे पता चल गया इस बारे में। इसीलिए बेहतर यही है तुम्हारे लिए कि मुझे यहीं उतार दो, आफिया ने बड़े भरम से धमकी दी थी। अच्छा तुम रिलैक्स हो पहले, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास खुद छोड़ाऊंगा, ठीक है? वो उसे इत्मीनान से खुद पर एतमाद दिलाने की कोशिश करने लगा था। मगर क्या? वो लड़की आईब्रो झुकाकर डरे सहमे लहजे में पूछने लगी थी। मगर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मुझसे फिर मिलोगी। मैं नहीं मिलना चाहती हूँ तुमसे, तेजी से झंझलाकर बोली थी। लेकिन मैं चाहता हूँ और होगा वही जो मेरी चाहत है। आखिर जुमले पर मानो जैसे जुनून उतर आया था उस नौजवान की आंखों में। अजीब पागल आदमी हो तुम, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ और तुम होके मेरे पीछे ही पड़े चले जा रहे हो। वो शजीर झुंझलाहट चेहरे पर सजाए गोया हुई थी तो मुकाबिल उसका चेहरा देखने लगा। उसका दिल टूटा था आफिया को खुद से यूं झुंझलाता देख। आफिया, क्या तुम्हें मैं वाकई याद नहीं? उसे लग रहा था वो नाटक कर रही है, वरना वो उसे कैसे भूल सकती थी। मैं तुम्हें जानती ही नहीं भाई, वो अपनी पेशानी मसलते खासा झुंझलाकर बोल रही थी। कौन भाई? शहरोज के सीने में मानो आगे लगी हो उसे खुद को भाई बुलाता देख। अगले ही पल उसने तेजी से उसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब खींचा और उसके बिल्कुल नजदीक आ गई थी। शहरोज की आंखों से अजीब से एहसास से मुब्तला करने लगी। उसके बाजू को झंझोड़ते हुए एक आईब्रो झुकाकर बरहमी से पूछने लगा। उसकी आवाज़ इस कदर गरजदार थी कि मुकाबिल में हिम्मत ही नहीं बची थी उसे दोबारा भाई कहने की। हम लवर्स हैं, ना कि बहन भाई। पूरी दुनिया के सारे मर्द तुम्हारे भाई हैं सिर्फ मुझे छोड़कर, याद रखना। वो आंखों में आंखें डालकर एक एक लफ्ज चबा चबाकर जताते हुए बोला था। लवर्स? वो जैसे उलझी थी। आशिक माशूक, मजीद डिटेल दी, वो भी फुर्सत से। आशिक माशूक? वो अभी भी उलझी हुई थी। वो जिंदगी में पहली बार उससे मिल रही थी, फिर उनके दरमियान मोहब्बत कहाँ से आ गई? वो तो उसे जानती तक नहीं थी। अभी भी समझ नहीं आया? चलो तो एक छोटा सा डेमो देकर समझा देता हूँ कि हम कौन हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी थी ये जुमला अदा करते हुए, साथ साथ होठों पर स्मार्क सी मुस्कुराहट कि वो उस आहिस्ते से उसको सिर्फ होठों पर झुकने लगा। आफिया को अपना दिल बेकाबू होता हुआ महसूस हुआ था। मुझे समझ आ गया, बस ठीक है, डेमो देने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। वो डरकर आंखें जोर से मीचते हुए अजलस से बोली थी तो मुकाबिल ने बामुश्किल ही अपनी मुस्कुराहट होठों में दबाई थी। आज कितने वक्त बाद उसे देख रहा था, वो भी इतने नज़दीक से। दिल चाहा बस देखता ही चला जाए। अभी वो उसे देख ही रहा था कि उसका सेल रिंग हुआ जो उसके हवासों को बहाल करने का सबब बना था। उसने आफिया का बाजू आहिस्ते से छोड़ दिया जिसके बाद उसने देखा वो प्यारी लड़की तेजी से अपनी सीट से जाकर चिपक गई। हेलो भाई। वो दूसरी जानिब शाहमीर था। कहाँ चले गए हो तुम गाड़ी को लेकर अचानक? वो तीनों साथ ही आए थे शॉपिंग करने के लिए। ओह सॉरी, मुझे अचानक ज़रूरी काम आ गया था भाई, आप थोड़ा सा वेट करें, मैं इसे निपटाकर गाड़ी लेकर वापस आता हूँ। चलो ठीक है, हम इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। शामिर खुद भी चाहता था कि उसे थोड़ा वक्त मिल जाए मरियम के साथ। वैसे तो वो उसे मुँह नहीं लगाती, उसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। जब तक चलो हम 3rd फ्लोर पर चलते हैं, कुछ पी ही लेते हैं। वो सरसरी निगाह से मरियम को देखकर कहते आगे बढ़ गया था। आलियान से मिलने के बाद उसे अपना दर्द भरा माजी अपनी आंखों के आगे घूमता हुआ दिखाई दे रहा था जिसके सबब उसका दिल बहुत मायूस व अफसरदा सा हो गया। वो बस घर जाना चाहती थी, अकेले बैठकर रोना चाहती थी। चलो। शामिर ने पलट कर देखा तो वो लड़की अपनी जगह मंजमंद खड़ी थी, कहीं बहुत दूर गहरी सोचों में डूबी हुई थी। उसकी आवाज़ सुनते ही मानो जो वो हवासों में लौटी हो। मुझे घर जाना है। चली जाना, शहरोज को आने दो पहले। उसे समझ नहीं आता था मरियम इतनी उकताहट क्यों दिखाती है उसकी जानिब। उसे महसूस हुआ जैसे मरियम एक लम्हे भी उसके साथ नहीं गुजारना चाहती। अपनी बीवी को अपनी साइड रखने के लिए उसे अपने छोटे भाई का सहारा लेना पड़ता था और ये बात अब उसे जहर लगने लगी थी। शहरोज की आज की क्लास थी, उसके बावजूद वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ शॉपिंग पर लाया क्योंकि जानता था अगर अलग से मरियम से कहेगा तो वो कभी राज़ी नहीं होगी। उसने मरियम के सामने यही जाहिर किया था कि सारा प्लान शहरोज का है, पता नहीं उसे कितनी देर लगेगी। मुझे बहुत काम है घर में, वो झुझलाकर कहती बाहर जाने की नीयत से मुड़ी थी। काम है या मुझे छोड़कर भाग रही हो? उसका बाजू तेज़ी से पकड़कर वापस अपनी जानिब मोड़ते बरहमी से इस्तफसार किया था।
तुम इतनी अहमियत के हामिल नहीं हो मेरी ज़िंदगी में शाहमीर बख्श चौधरी कि तुम्हारे सामने बहाने बनाऊं। वो सपाट लहजे में कहकर उससे अपना बाजू छुड़वाकर झटके से छुड़वाकर बाहर की जानिब चल दी थी। मरियम की ये बेरुखी उसे अपने दिल पर भारी होती हुई महसूस हुई थी। जूनी के बाद वो पहली लड़की थी उसकी ज़िंदगी में जो उस पर अपना असर छोड़ रही थी। जिसकी दूरी व बेरुखी वो महसूस करने लगा था उससे शायद नागवार गुजरा था मरियम का खुद को मॉल में यूं छोड़कर जाना। वो हैंडसम सा लड़का उसके पुश तकता रहा, हत्ता कि वो लड़की उसकी आंखों से ही ओझल हो गई थी। तो ये है तुम्हारा घर? वो आफिया को खुद छोड़ने आया था। हाँ, अब गाड़ी का डोर खोलो और मुझे बाहर जाने दो, मुकाबिल उजलत से बोली थी। ये लो। उसने अपना सैल आफिया की जानिब बढ़ाया था। वो लड़की जितना पिंक नज़र आ रही थी मुकाबिल उतना ही नॉर्मल अंदाज में बैठा हुआ था। ये क्या है? सैल है, वो नरमी से बताने लगा था। तो तुम अपना सैल मुझे क्यों दे रहे हो? वो उलझकर पूछने लगी थी। क्योंकि हम लवर्स हैं और लवर्स एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं। अब कबूतरों का दौर तो नहीं रहा था, इसीलिए सैल रखो, वो समझाने वाले अंदाज में मुस्कुराकर बोला था। तो मेरे भाई को नहीं जानते, वो बहुत सख्त मिजाज है। अगर उन्हें इस मोबाइल का या तुम्हारे मुतालिक पता चला तो पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। तुम क्यों मुझे मुश्किलों में डाल रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वो तो रोतू से मुँह बनाकर गोया हुई थी। क्या बिगाड़ा है? तुम ये पूछो, तुमने छोड़ा क्या है मेरे पास? वो नौजवान आंखों में मोहब्बत का जुनून लिए बरहमी से एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला था। उसे लग रहा था कि आफिया दानसन तौर पर उसे पहचान नहीं रही है, शायद हवेली में वो अपने साथ हुए हादसे के सबब। उसकी माँ भी हवेली की एक कनीज थी। जब उसे कभी अपनी माँ को कोई बुराई नज़र नहीं आई थी तो अपनी मोहब्बत में कैसे नज़र आ सकती थी? अगले ही पल उसने महसूस किया कि आफिया डर गई है उससे और वो उसे डराना नहीं चाहता था। फिलहाल अगर किसी लड़की की कॉल आए तो रिसीव मत करना, लड़के की आए तो भी मत करना, मेरी अम्मी की आए तो हरगिज़ मत करना। इन शॉर्ट, सिवाय मेरे तुम किसी की कॉल रिसीव नहीं करोगी, ओके? और मैं कैसे पहचानूंगी कि तुम्हारी कॉल है? उसने मासूमे से सवाल किया था। शहरोज़ को खुशी हुई थी उसका सवाल सुनकर कि चलो थोड़ी दिलचस्पी तो दिखाई मोहतरमा ने। पहले मैं मैसेज कर दूंगा, अब ये मत कहना कि नाम नहीं पता है तुम्हें मेरा। मुझे वाकई नहीं पता है। वो भोलेपन से दोबदो गोया हुई थी। ठीक है, कोई बात नहीं, अब याद कर लो, बल्कि दिल पर लिख लो, शहरोज़। वो उस लड़की के अचानक करीब आकर उसके होठों को बगौर तरसी निगाहों से देखते भर्राई हुई आवाज़ में उस तो मुकाबिल की जान ही निकल गई थी। उसकी नज़दीकी आफिया का दिल धड़का रही थी। जाऊं? वो शहरोज़ को देखने में अभी मगन थी कि अचानक क्लिक की आवाज़ हुई थी और उसे पता चला कि शहरोज़ उसके सीट बेल्ट खोल दी है। नरमी से कहकर गाड़ी का डोर खोल दिया है उसके लिए। आफिया का सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं अमन ना देख ले। वो फौरन ही उतरकर घर की जानिब बढ़ गई थी। उसके पर्स में चाबी थी। लरसते हाथों के साथ उसने निकाल कर तेजी से दरवाज़ा खोला, फिर फुर्ती से घर में दाखिल हो गई थी। दरवाज़ा बंद करते ही वो अपने कमरा उसे लगाकर धड़कते दिल के साथ वहीं खड़ी हो गई थी। आलियान एक खूबसूरत और नरम आवाज़ पर उसकी आँख खुली थी। अगले ही पल उसकी निगाह जूनी पर गई जो उसके बेड पर अपना चांद सा चेहरा टिकाए उसका हाथ पकड़े सो रही थी। उसने हंसी से अपना हाथ उसके पकड़ से आज़ाद कराना चाहा तो फ़ौरन ही उस लड़की की आंखें खुल गई थी। आलियान, तुम उठ गए? उसकी आंखों में मुसरत झलकी थी। उसने फ़कत अज़बात में सर हिलाया, कुछ बोलने का दिल नहीं किया था उसका। मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ। जूनी फ़ौरन ही कहकर चली गई थी। वो डॉक्टर को लेकर लौटी तो आलियान बेसुस्सा आंखें बंद किए पड़ा था। डॉक्टर आलियान को चेक करने के बाद जूनी को इस नौजवान का ख्याल रखने का कहकर वहाँ से चले गए थे। वो बेसुस्सा यूं ही पड़ा रहा था हत्ता कि पूरा दिन गुजर गया। जूनी आलियान के लिए इतना परेशान थी कि उसे एक बार भी आफिया का ख्याल नहीं आया, जिसे वो मॉल में ही छोड़ आई थी। और आता भी क्यों भला? उसके नज़दीक वो लोग उसे पकड़ने आए थे, उनका आफिया से कोई ताल्लुक़ नहीं था। जूनी ने ज़िंदगी में कभी किसी का ख्याल नहीं रखा था। ये पहली बार था जब वो किसी की तीमारदारी कर रही थी। आलियान के पेशानी पर आने वाला पसीना वो टॉवल से साफ़ करने लगी। उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में ही रह रहे थे। 2 दिन हो चुके थे उसे अस्पताल में, मगर उसने एक बार भी मुँह से कोई लफ्ज़ अदा नहीं किया था। बस सुन सी कैफियत में बैठा रहता था। उसकी आंखें इतनी खाली थीं कि लगता था जैसे जीने की कोई उम्मीद ही ना हो उनमें। जूनी, सर के वालिदैन उनसे मिलने आ रहे हैं आज, तो तुम चाहो तो घर जा सकती हो। दानिश का रवैया जूनी से बहुत बदल गया था। अब खासा नरमी आ गई थी उसके लहजे में। नहीं, जब मैं बीमार थी तो इन्होंने मेरी बहुत खिदमत करी, अब मेरी बारी है। वो नरमी से गोया हुई थी। मगर तुम थक गई होगी। नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अभी वो बोल ही रही थी कि दरवाजे से आलियान के वालिदैन दाखिल हुए। आलियान, मेरा बच्चा, रेहाना बेगम रुहासा आवाज़ में कहती हुई आलियान से आकर चिपक गई थी। जूनी वाकिफ़ थी कि वो जाग रहा है, लेकिन ये देखकर उसे काफ़ी हैरानगी हुई कि उसने अपनी माँ की इतनी मोहब्बत से गले लगाने के बावजूद भी आंखें न खोली। जूनी ने महसूस कर लिया था कि इन माँ बेटों के दरमियान की खलिश को। रेहाना बेगम अब जूनी की जानिब मुतवज्जह हुई थी।
नायशा बख्श आंटी, मैं अभी वो अब इतना तारुफ दे ही रही थी कि रेहाना बेगम फ़ौरन ही उठकर उसके गले लगी थी। मैं तो देखते ही पहचान गई थी कि तुम ही जुनायशा हो। माशाअल्लाह, क्या रंग और रूप पाया है तुमने। मेरी बहू तो लाखों में एक है, रेहाना बेगम ने उसकी बलाई लेते हुए बड़ी मुसर्रत से कहा था। तो जूनी हैरत व बेयकीनी से कभी उन्हें तो कभी आलियान को तो कभी दानिश को देखने लगी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। बहू, वो ज़ेरे लब नासमझी से बड़बड़ाई थी, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो वो अभी सफाई देने ही लगी थी कि रेहाना बेगम तेज़ी से उसकी बात काट गई। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है बेटा, आलियान ने मुझे बता दिया था फ़ोन पर कि उसने शादी कर ली है तुमसे। तुम यकीनन समझ रही होगी कि मैं उन माओं में से हूँ जो तुम्हारा घर बिगाड़ कर, मगर यकीन जानो मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। रेहाना बेगम ने दुनिया जहान की मोहब्बत अपने लहजे में समोई। उसके रुखसार पर अपना हाथ रख बड़ी नरमी से कहा था, आलियान ने बताया आपको। वो जैसे तस्दीक कर रही थी दोबारा पूछ कर कि जो उसके कानों ने सुना है आया वो ठीक है भी या नहीं। हाँ, उनकी तस्दीक करते ही जूनी ने उलझी निगाहों से आलियान की जानिब देखा जो बेड पर अभी भी आंखें मूंदे लेटा हुआ था। आलियान, उसने आहिस्ते से आवाज़ दी, आंटी को कोई गलतफहमी हो गई है शायद। तुम इन्हें बताओ कि अभी वो आलियान से बात कर ही रही थी कि वो तेज़ी से बीच में बात काटते हुए आंखें खोलकर जूनी की जानिब देख निहायत सख्त व नरूठे लहजे में बोला था, जूनी, इनसे कहो जाएं यहाँ से, मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आलियान बेटा, ऐसा मत कहो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम आखिर मुझे कब तक सज़ा देते रहोगे। रेहाना बेगम फ़ौरन ही उसके पास आकर हाथ पकड़कर रोते हुए बोली थी, मैं किसी को क्या सज़ा दूंगा, मैं तो खुद सज़ा भुगत रहा हूँ, वो भी उस गुनाह की जो अनजाने में कर बैठा। वो मुँह फेर कर रंजीदा बिखरे लहजे में बोला था, बेटा मुझसे गलती हो गई है, मैं माफ़ी मांग तो रही हूँ, और कितनी बार माफ़ी मांगूँ। वो रोते हुए बेबसी से बोली थी, पापा प्लीज़ इन्हें यहाँ से ले जाएं। मैं इनसे बात नहीं करना चाहता और ना ही इन्हें देखना चाहता हूँ, प्लीज़। उसने अपने वालिद की जानिब देख इल्तिजाई लहजे में कहा था। तो वह इस बात में सर हिलाकर रेहाना बेगम को वहाँ से ले गए थे। वो लोग दानिश के साथ चले गए थे। उनके जाते ही माहौल पर फिर खामोशी का राज हो गया था। जूनी आलियान को उलझी निगाहों से देख रही थी। क्या आप मुझे समझाएंगे, इधर चल क्या रहा है। वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं सकी थी आलियान से सवाल करने से। सॉरी, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे शादी के लिए। मैंने चढ़ कर कह दिया कि मेरी शादी हो चुकी है। उन्होंने नाम पूछा, मेरा जहन ब्लैकआउट कर गया। सामने ही तुम पोछा लगाती हुई नजर आई तो वो इतना कहकर खामोश हो गया था। तो आपने मेरा नाम ले लिया। वाओ, जूनी के समझ नहीं आया इस लम्हे कि वो क्या रिएक्शन दे। फिलहाल आप आराम करें, मैं नर्स से कह देती हूँ कि वो आपका ख्याल रखेगी जब तक आपका सेक्रेटरी वापस नहीं आ जाता। संजीदगी से कहकर वो तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ने लगी। तुम गुस्सा हो, पीछे से गंभीर लहजे में इस्तफसार किया गया था। नहीं, गुस्सा अपनों पर हुआ जाता है, मैं तो आपको जानती तक नहीं। हाँ बस अब मैं, वो भी बोल ही रही थी कि आलियान फ़ौरन उसका जुमला मुकम्मल कर गया था। कंफर्टेबल नहीं हो मेरे साथ, राइट। मगर वो सिर्फ मेरे वालिदैन को टालने के लिए एक मामूली से झूठ था, पता है, मगर फिर भी उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। बहुत अजीब सी सिचुएशन में खुद को गहरा पा रही थी वो। सॉरी, ठीक। वो नज़र झुकाकर आहिस्ते से बोली। अभी वो मुड़ी ही थी जाने की नीयत से कि आलियान ने लचकदार आवाज़ में कानों से समाट टकराई थी, थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं अकेला नहीं रहना चाहता इस वक्त। मुझे डर है मैं कुछ गलत कर गुजरूंगा। मुझे बार बार खुदकुशी के ख्यालात आ रहे हैं। कभी कभार हम लोगों को बहुत स्ट्रांग पाते हैं कि हमें महसूस ही नहीं होता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। जैसे आलियान था, वो टूट चुका था अंदर से, उसका दिल करची करची होकर बिखर चुका था। ऐसे में वो किसी को हर वक्त अपने पास चाहता था, ख़ास तौर पर जुनैशा को। वो लड़की नहीं जानती, उसकी खुशबू बिल्कुल मरियम जैसी थी। जब वो उसके करीब आता उसे मरियम के अपने नज़दीक होने का एहसास होता था। वो नहीं चाहता था कि वो एहसास, व खुशबू, वो महक उससे दूर जाए। उसकी बात सुन जूनी की हिम्मत ही नहीं हुई थी कि उसे छोड़कर जाने की। मानो वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं थी, मगर वो इस हालत में उसे छोड़कर भी तो नहीं जा सकती थी। ठीक है, आप आराम करें, दानिश के वापस आ जाने तक मैं यहीं हूँ आपके पास। वो वापस आ गई थी, मगर इस बार वो उसके पास चेयर पर ना बैठते बल्कि सामने सोफे पर बैठी थी। उसने दूरी कायम करने की कोशिश की और ये दूरी आलियान महसूस कर रहा था। पानी, आलियान ने पानी मांगते ही वो उठकर उसके पास आई। पानी गिलास में निकालकर उस खूबसूरत मगर कमज़ोर नौजवान को उठाकर बैठाने की मदद की, फिर उसके लबों से पानी का गिलास लगाया था। पानी पिलाने के बाद वो फिर सोफे पर जाकर बैठ गई और दानिश को वापस आने का इंतज़ार करने लगी थी। इंतज़ार करते करते कब वो नींद की वादियों में उतर गई उसे कुछ खबर ही नहीं हुई थी। आलियान उसे सोफे पर बैठकर सोते हुए देखता रहा था। फिर उसने अपना सेल निकाला। तुम घर ही रुक जाओ, उसने दानिश को मैसेज कर दिया था। ओके सर। जूनी की आँख खुली तो 12 के करीब हो चुके थे, मगर दानिश अभी तक नहीं आया था। दानिश अभी तक नहीं आया, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई थी। फिर उसने अपने बालों के जोड़े से आज़ाद किया जो खासा लूज़ हो चुके थे, उन्हें अपने हाथ से सेट कर दोबारा जोड़ा कसा था।
अचानक उसे खुद पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस हुई। उसने निगाह उठाई तो आलियान सोता हुआ नजर आया। कमरे में उसके अलावा और कोई मौजूद ही भी न था। उसे एहसास को अपना वहम गुमान कर वो सर झटक कर दोबारा सोफे पर टेक लगाकर बैठ गई थी। तुम? दरवाज़ा नॉक होने पर वो चाय के कप नीचे रखकर दरवाज़ा खोलने आया था। आ जाओ, जूनी ने लचकदार अंदाज में पूछा था। उसने कोई जवाब न दिया, बस रास्ता छोड़ दिया था उसके लिए। कहाँ थी तुम इतने दिनों से? वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं सका था ये सवाल करने से। मेरे बॉस की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं उनके साथ अस्पताल में थी, उसकी जानिब देख संजीदगी से जवाब दिया था। बॉस? वो उलझा। हाँ, जिनके घर में झाड़ू पोछा करती हूँ। झाड़ू पोछा? क्या बोल रही हो तुम? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। भला वो हवेली की शहजादी क्यों किसी के घर का झाड़ू पोछा करने लगी? यार, मैं पहले भी बहुत परेशान हूँ, मुझे मज़ीद परेशान मत करो, सवाल कर करके वो लड़की खासा झुंझलाकर बोली थी। एक तो मुझे आलियान की समझ नहीं आ रही, कौन अपने घर के मुलाजमों को अपनी बीवी बताता है अपने वालिदैन के सामने? जाकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी ये सोचने से कि आलियान ने आखिर क्यों अपनी बीवी कहकर इंट्रोड्यूस करवाया था उसे अपने वालिदैन से। जूनी, पहले क्लियर करो बात। वो अभी एक कदम ही आगे बढ़ी थी कि मुकाबिल ने उसका बाजू पकड़कर रोका था। उफ, क्या क्लियर करूं? वो उलझकर। यही कि किसकी बात कर रही हो तुम? किसके यहाँ झाड़ू पोछा करती फिर रही हो और क्यों? उफ, तुम तो ऐसे सवाल कर रहे हो जैसे जानते ना हो कि मैं घर से भागी हुई हूँ। वो चिढ़कर जवाब देने लगी। तुम भाग कर आई हो यहाँ? वो नौजवान जैसे शॉक्ड हुआ था। तुम्हें वाकई नहीं पता? उसकी हैरत देख जूनी को महसूस हुआ कि वो वाकई नहीं जानता था कि वो घर से भागी हुई है। क्यों? और सबसे बढ़कर किस डैश के साथ? वो फौरन ही बाजू झंझोड़ कर दांत पीसते हुए पूछने लगा था। उसकी आंखें सुर्ख पड़ गई थी इस ख्याल से ही कि वो किसके साथ भागी हुई है। क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी थी शहरोज से, और बेफिक्र रहो, अकेली भागी हूँ। जूनी लापरवाही से जवाब दे हुई थी। तुम्हें शहरोज से शादी नहीं करनी थी इसीलिए तुम भाग आई? पागल तो नहीं हो तुम? तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है कितनी बड़ी सज़ा मिल सकती है तुम्हें भागने की? तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो जू? वो उसके चेहरे को बगड़ देखते हुए पूछने लगा था। शायद गुस्सा डर आया था उसके लहजे में, गुस्से से कहीं ज़्यादा फिक्र थी। तो मैं और क्या करती? वो बेबसी से गोया हुई। बात करती? वो जैसे तजवीज़ें दे रहा था। किससे? कौन सुनता मेरी? क्या तुम नहीं जानते मेरे साथ कैसे सलूक करते थे वो लोग? प्लीज़ जू, अब इतनी शरीफ मत बनो। जब दादी ने तुमसे पूछा था तो तुमने खुद ही करी थी हाँ शहरोज़ के लिए। हाँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं भाग आई बजाय मुझ पर गुस्सा करने की। वो झंझलाकर जताते हुए बोली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मन इतना गुस्सा क्यों हो रहा है उस पर। क्या वो वाकई चाहता था कि वो शहरों से शादी कर लेती? यार, मैं कैसे गुस्सा ना हूँ जब मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ये मामूली सी बेवकूफ़ी ज़िंदगी भर की सज़ा बन सकती है। उसका गुस्सा अपनी जगह जायज़ था। वो तस्वीर ही उसकी जान निकाल रहा था कि इब्राहिम बख्श के बंदों ने उसे पकड़ लिया तो क्या करेंगे उसके साथ। जो अब उसका स्टेटस था वो नहीं लड़ सकता था इब्राहिम बख्श या उसके कुत्तों से। तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? 2 साल हो गए हैं मुझे भागे हुए। जब वो मुझे अभी तक नहीं पकड़ सकते तो आगे भी नहीं पकड़ पाएंगे। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, जूनी लापरवाही से कहती, जबकि मुकाबिल के कान खड़े हुए थे ये बात सुनकर। 2 साल? हाँ, तभी तो कह रही हूँ कि परेशान मत हो। अमन खामोश हो गया था। उसका जहन कंप्यूटर से तेज़ काम कर रहा था इस लम्हे, और क्यों ना करता। बात उसकी मोहब्बत पर जो आ गई थी। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि इब्राहिम बख्श के बंदे अभी तक जूनी को ढूंढ नहीं पाए। यकीनन उन्होंने हाथ हल्का रखा है, मगर क्यों? अपनी जगह मजमंद खड़ा वो यही सोच रहा था। मरियम का गुजर सीढ़ियों से हुआ तो वहाँ का मंजर देख आंखों में एक लम्हे के लिए साकत हुई थी। शाहमीर एक लड़की के साथ बैठा उसके कान की बालियों से खेलते नजर आ रहा था। ये मंजर उसे अपने दिल पर शदीद भारी होता हुआ महसूस हुआ था। उसके साथ हाथ में बॉक्स थे जिन्हें मजीद जकड़ते वो 1-2 सानियों के लिए अपने नाम के शौहर को देखने लगी जिसे कोई शर्म व लिहाज ही नहीं था। उसके चेहरे पर दिल जली मुस्कुराहट नमूदार हुई। शामिर उस लड़की में इस कदर मोह था कि सामने वजूद की उसे कुछ खबर ही नहीं थी। बगैर कुछ कहे वो खामोशी से उसके बराबर से गुजर कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी। फिर एक सीढ़ी पर अपना दिल मनो बोझ तले दबाता हुआ महसूस हुआ था। क्लास स्टार्ट हो चुकी थी मगर उसका जहन शामिर में ही उलझा रह गया था। जितना उस मंजर को भूलने की कोशिश कर रही थी उतना ही अपने अंदर लावा उमड़ता हुआ महसूस हो रहा था। वो सिर्फ कागजी शौहर है, ये क्यों भूल जाती हूँ मरियम तुम? वो जैसे खुद को समझा रही थी। मरियम, शुक्रिया, तुम्हारा पेन। सलमान उसके सामने वाली चेयर पर आकर बैठता मशकूक लहजे में कहता उसका पेन वापस करने लगा था। वेलकम। मरियम ने भी मुस्कुराते हुए उससे पेन वापस ले लिया था। सलमान मरियम की तरह पढ़ाकू था, शायद यही वजह थी कि उन दोनों की बहुत बनने लगी थी। सनोली सी लंगत,
कद का लंबा वर्जिशी जिसामत का मालिक सलमान वो नौजवान मरियम को पसंद करने लगा था। मरियम को देखते ही उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखर आती थी। वो थोड़ा सा शर्मीला मिजाज का मालिक था। वैसे मैं लंच कर सकता हूँ ना तुम्हारे साथ? खासा लचकदार अंदाज में पूछा था। बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है? उस नाजुक सी पिंक रंग के कपड़ों में मलबूस गुड़िया ने दोस्ताना अंदाज में जवाब दिया था। पिंक रंग उस पर बड़ा जच रहा था, माना सादा सी फ्रॉक थी मगर उसके खूबसूरत फ्रॉक पर क़यामत ढाती हुई मालूम हो रही थी। सलमान लंच तो क्या ही कर रहा था, चोरी चोरी नज़रों से उसको ही देख रहा था। वो दोनों कहाँ जानते थे कि कोने में बैठा शख्स की निगाहें उन्हीं पर जमी हुई हैं। शामिर की आंखों में ज्वालामुखी फूटने लगी थी। तुम क्लास लोगी? सलमान ने मरियम के साथ चेयर से खड़े होते हुए सब्सार किया था। ज़रूर, क्यों, तुम नहीं ले रहे? नहीं, मुझे ज़रा कुछ नोट्स बनाने थे तो मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। ओके। सलमान के जाते ही वो कैंटीन से निकल गई थी। उसे नहीं खबर सलमान दोबारा कैंटीन में आ गया था। अभी तक टेबल की सफाई नहीं हुई थी उनकी। मरियम की छोड़ी हुई कोल्ड ड्रिंक जिस पर उसका दिल अटका हुआ था वो अभी तक मौजूद थी। वो उसे पीने की नीयत से दोबारा आया था। कोल्ड ड्रिंक की बोतल को उसने मुस्कुराते हुए उठाना चाहा। अभी वो उठा पाता, इसके कबल ही अचानक से सामने से किसी ने आकर उस बोतल को उचक लिया था। सलमान ने शॉक होकर सामने की जानिब देखा। वो हैंडसम लड़का कोल्ड ड्रिंक को मुंह से लगाए आखिरी कतरा तक गले में उतार चुका था। शामिर, वो उलझकर, पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, मेरी औरत से दूर रह। खाली कोल्ड ड्रिंक को नीचे टेबल पर पटक कर बुर्क की फुर्ती से मुकाबिल का कॉलर दबोचा था। धमकी आमेज लहजे में एक एक लफ्ज चबा चबा कर आंखों में शोले बारी लिए कहा था। फिर झटके से उसे छोड़कर बाहर की जानिब चल दिया। सलमान बस उसे देखते ही रह गया था। कहाँ? वो वापस जाने की नीयत से कोट पहनने लगी तो अमन ने आज उसका हाथ पकड़ लिया था। अपने घर? कौन सा घर? वो आईब्रो उचकाकर तफ्तीशी अफसरान की तरह पूछने लगा था। मेरे बॉस का घर जहाँ मैं सर्वेंट क्वार्टर में रहती हूँ, वो नरमी से जवाबदा हुई थी। कोई ज़रूरत नहीं है वापस जाने की। अमन ने जाहिर नहीं किया मगर वो फिक्रमंद था उसके लेकर। तो आज मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? उसकी आंखें चमकी थीं ये सवाल करते वक्त। घर में रह सकती हो? उस खूबसूरत नौजवान ने जुमले की तस्दीक की थी, वो भी सर्द महरी से जताते हुए। यहाँ का दरवाज़ा कब तक खुल जाएगा? अचानक ही वो करीब आकर अपनी शहादत की उंगली उसके दिल के मुकाम पर रखते संजीदगी से इस्तफसार करने लगी थी। उसकी बेनी आंखों में पुरुमीदी छाई नजर आ रही थी। तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा। इस लड़की की उम्मीद को तोड़ना बहुत मुश्किल मालूम हुआ था अमन को। बेमुरव्वती से कहते उसकी उंगली अपने दिल से हटाई थी, जिस पर वो लड़की मुंह बसोर कर उसे देखने लगी। मैं बाहर सो जाऊंगा, आज से ये कमरा तुम ले लो। वो नजरें झुकाकर कहता कमरे से निकलने लगा था। तुम्हें बाहर सोने की ज़रूरत नहीं है काले बिल्ले, हम एक कमरे में आराम से रह सकते हैं। जूनी के जुमले सुनते ही अमन हैरत से उसकी जानिब पलटा था। क्या? हाँ, बस एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। और वो क्या है? आईब्रो उचकाकर तजस्सुस से पूछा था। ज़्यादा कुछ नहीं, बस छोटा सा निकाह। छोटा सा निकाह? दुनिया जहान की मासूमियत चेहरे पर सजाए बोली तो मुकाबिल उसका खूबसूरत चेहरा हैरत से देखने लगा था। छोटा सा निकाह? वो कैसे होता है? मुकाबिल अपनी ठोड़ी पर खुजाते हुए जैसे मासूम बना हुआ हो। तुम्हें नहीं पता? जूनी हैरत से आंखें टमटमाते हुए। नहीं, तुम बता दो, अनजान लहजे में। देखो, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस 2 गवाह ले आओ और एक मौलवी साहब, और फिर हम आराम से एक कमरे में रह लेंगे। वो बड़ी मासूमियत से गोया हुई थी, जिस पर मुकाबिल उसका चेहरा देखने लगा था। जब ये सब इतना ही आसान था तो फिर भागी ही क्यों थी पहले छोड़कर? ओह, आइडिया अच्छा है, मगर ये भी तो हो सकता है ना कि तुम आफिया के साथ जाकर रह लो। 2 गवाह और मौलवी साहब को लाने की जहमत से बच जाऊंगा मैं। बड़ी फुर्सत से तजवीज़ दी थी। इतनी भी कोई जहमत वाली बात नहीं है, मुकाबिल मुंह लटकाकर बोली थी। ज़्यादा फैलो मज्जू, घर में रहने की इजाज़त दी है ना कि दे दी है ना, यही बहुत है तुम्हारे लिए। बड़ी आई छोटे से निकाह वाली। वो सर झटक कर बरहमी से कहता बाहर चल दिया था। बाहर आते ही उसने सबसे पहले अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखा, जो इतनी शिद्दत से धड़क रहा था कि गुमान हुआ हो कि बाहर ही निकल आएगा। वो लड़की नहीं जानती निकाह का जिक्र छेड़कर उसके दिल व रूह को बेचैन सा कर दिया था उसने। मैं देखती हूँ। आफिया आम का जूस बनाकर लाई थी। वो तीनों बैठकर वो ही पी रहे थे जब दरवाज़ा नॉक हुआ। अमन अभी अपना जूस का गिलास टेबल पर रखकर उठने ही लगा था कि दरवाज़ा खोलने के लिए जूनी तेज़ी से उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ गई थी, ये कहते हुए कि तुम जूस पियो, मैं देख लेती हूँ। दानिश, तुम? दरवाजे पर दानिश को खड़ा पाकर वो खासा हैरान हुई थी। सर, आपसे बात करना चाहते हैं, दानिश ने सैल उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा था। वो ताज्जुब से कभी सैल को तो कभी दानिश को देखने लगी थी। दानिश को कैसे पता चला कि वो यहाँ है? फिर आलियान को उससे क्या काम आ गया था भला इतनी रात को? बात करें, सर लाइन पर हैं। जूनी को सोचों में उलझा देखकर दानिश ने तेज़ी से कहा था। अच्छा। उसने कन्फ्यूज नजर से दानिश को देखा। सैल उसके हाथ से लेकर अपने कान से लगाया। हेलो, अभी तक घर क्यों नहीं आई?
उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरी जानिब इस कदर सख्त आवाज़ उसके कानों के समा से टकराएगी। वो मैं आज से अमन के घर ही रहने वाली हूँ, उसने नरमी से जवाब दिया था। अमन यानी काला बिल्ला, वो जैसे कंफर्म कर रहा था। हाँ, शायद तुम भूल गई हो जूनी, तुमने मेरा लाखों का नुकसान किया है सिर्फ इसीलिए कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा था। तुम मेरा लाखों का नुकसान करके गायब होने का सोच रही हो। उसके सख्त अल्फाज जूनी को अपने चेहरे पर तमाचे की मांद महसूस हुए थे। आलियान के अच्छे रवैये की वजह से वो वाकई भूल गई थी कि उसके वहाँ रहने की असल वजह उसका लाखों का कर्जा उतारना है, ना कि 2 वक्त का अच्छा खाना और सर पर छत। वो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो मेरा कर्जा उतार दो या फिर घर चली आओ फौरन। ये कहते ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। जूनी सेल हाथ में लिए उलझे जहन के साथ खड़ी थी। अमन की सादा सी जिंदगी उसके सामने थी। वो कितनी मेहनत से पैसे कमाकर अपना घर चला रहा था, वो सब देख रही थी। ऐसे में अपना लाखों का कर्ज उसके सर पर कैसे डाल सकती थी वो। बात चंद पैसों की होती तो वो अमन से फ़ौरन मांग लेती बगैर किसी हिचकिचाहट के, मगर बात लाखों की थी। क्या हुआ? अमन वहाँ आकर उसकी जानिब देखते हुए फिक्रमंद लहजे में आईब्रोज खाकर पूछने लगा था। वो मेरे सर की तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे जाना होगा। जब कोई बहाना न सूझा तो लेकर आलियान को ही दोबारा बीमार कर डाला था। क्यों? तुम क्यों जाओगी? तुम्हारा बॉस का बच्चा है जिसे ख्याल रखने के लिए एक बेबी सिटर की ज़रूरत है। वो गुस्साली निगाहों से जोनी को घूरते दांत पीसते हुए तंजिया करने लगा था। हाँ, वो बच्चे हैं 12 साल के। वो खासा पुरएतमादी से झूठ बोली थी। जानती जो थी अमन जाने नहीं देगा वरना। जूनी की बात सुन दानिश भी उसे उलझी निगाहों से देखने लगा था। उसे क्यों नहीं पता चला कि उसका बॉस 12 साल का बच्चा है। वाकई? अमन मशकूक नज़रों से उसे घूरते हुए। हाँ तो उनकी अम्मी ने मुझसे कहा था कि इनका ख्याल रखने के लिए उनके वालिदैन इस्लामाबाद गए हुए हैं। ये ना दानिश, उसने अपने झूठ में दानिश की तस्दीक मांगी थी, है ना दानिश? उसने अपने झूठ में दानिश की तस्दीक मांगी थी। हाँ हाँ बिल्कुल, चले जूनी, वो रो रहे हैं बहुत। दानिश बामुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए संजीदगी से बोला था। अच्छा, मगर तुमने तो कहा था तुम वहाँ झाड़ू पोछा करती हो। अमन उसे मशकूक निगाहों से देखते हुए गोया हुआ था। हाँ, मैं झाड़ू पोछा ही करती हूँ वहाँ, लेकिन उसके वालिदा गई हुई थी, इसीलिए मैं आज ख्याल रखने जा रही हूँ। ओके, जूनी एटलस से कहकर अंदर की जानिब बढ़ गई अपना कोट लेने के लिए। वेट, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें वहाँ। अच्छा है, मैं भी घर देख लूँगा। जूनी ने अभी एक कदम बाहर निकाला ही था घर से कि अमन तेज़ी से बोला था। मैं हूँ जूनी को ले जाने के लिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दानिश वाकिफ़ था कि आलियान को पसंद नहीं आएगा। आलियान के बुलाने की वजह चाहे जो भी हो, थी तो जूनी एक मामूली सी मुलाजमा ही ना। उसके साथ उसके कज़िन का इतनी रात को घर आना दानिश को ठीक न लगा था। जूनी सिर्फ करीबी लोग बुलाते हैं। तुम जुनैशा बख्श बोलो, अमन ने उसे आड़े हाथों लेते बरहमी से कहा तो दानिश को अपनी पेशानी पर पसीना आते हुए महसूस हुए थे। जुनैशा बख्श नाम से तो कोई शहजादी मालूम होती है और है चोरनी। दानिश मुँह ही मुँह में बड़बड़ाते। ओके जुनैशा प्लीज़ चलो, वरना आलियान बाबा ने पूरा घर सर पर उठा लेना है। वो आंखों ही आंखों में जूनी को वार्निंग देने लगा था। ठीक है। जूनी आगे बढ़ती इससे पहले ही अमन ने उससे बाजू पकड़ लिया था। मैंने कहा ना, मैं साथ चल रहा हूँ तुम्हें छोड़ने, मगर इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बच्ची नहीं हूँ अमन, अब मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। वो खासा जताते हुए बोल रही थी। इसका लहजा नरूठा सा लगा था अमन को, जो उसे बुरा भी लगा था, मगर अगले ही पल वो सर झटक गया। जब तक मुझे तुम्हारे मुतालिक पता नहीं था तब तक बात अलग थी जू। मैं मानता हूँ तुम अपना ख्याल रख सकती हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। कितने वक्त बाद उसे महसूस हुआ जैसे वो लावारिस नहीं है, कोई है उसके पीछे, कोई है जो उसका ख्याल रखने वाला है। वो कैसे इनकार कर देती? अब तुम ऐसे बोलोगे तो मैं क्या, दुनिया की कोई भी लड़की तुम्हें मना नहीं कर सकती। वो बेचारी बेबसी से मुस्कुराते हुए गोया हुई थी। चलो फिर। वो हसीन नौजवान उसका बाजू पकड़कर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया था। दानिश की गाड़ी आगे आगे चल रही थी और अमन उसके साथ पीछे। तो ये है तुम्हारे बॉस का घर? वो खिड़की से बाहर झाँककर मैंशन के बड़े से दरवाजे को बगौर देखते हुए गोया हुआ था। चलो ठीक, अब मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। जूनी ने मुस्कुरा कर अलविदा की थी। कल क्यों? मैं यहीं खड़ा हूँ, उस बच्चे को सुलाकर आ जाओ, साथ चलेंगे वापस। अमन की बात सुन जूनी के तोते उड़ गए थे। हाँ, मगर तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है काले बिल्ले, मैं यहीं रहती हूँ सर्वेंट क्वार्टर में, और मेरे साथ बहुत सारे सर्वेंट हैं, कोई मैं अकेली नहीं हूँ और मैं यहाँ बहुत वक्त से रह रही हूँ। जूनी ने उसे अपनी बातों से कायल करने व मुतमईन करने की कोशिश की थी। जू, मैं तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊँगा, जाओ अपना काम ख़त्म करके वापस आओ, बल्कि कल जब तुम्हारे मालकिन वापस आ जाएं तो तुम उनसे कह देना कि तुम काम छोड़ रही हो। अमन, क्यों मुझे एक के बाद एक शौक दे रहे हो? मैं कैसे कह दूं आलियान से कि मैं काम छोड़ रही हूँ? उसकी गाड़ी की भरपाई करने के पैसे नहीं हैं मेरे पास। जूनी दिल ही दिल में बड़बड़ाई थी।
क्या हुआ, क्या सोच रही हो? जल्दी जाओ और फिर जल्दी वापस आओ। टाइम वेस्ट मत करो, पहले ही रात बहुत हो गई है। अमन ने अपने हाथ की कलाई पर बंधी घड़ी से वक्त देखकर फिक्रमंद लहजे में कहा था। आलियान और अमन के दरमियान वो खुद को फंसा हुआ पा रही थी। मैं कह रही हूँ ना, तुम चले जाओ घर, तुम्हें सुबह कॉलेज भी जाना है पढ़ाने। मैं आ जाऊँगी कल आराम से। वो कैसे उसे बेचारे को पूरी रात बाहर सड़क पर इंतजार की सूली पर लटका छोड़ सकती थी। जू, बहस मत करो, जाओ। इस बार वो कड़क लहजे में बोला तो जूनी मजबूर हुई थी खामोशी से गाड़ी से निकलने पर। झाड़ू पोछा करके तो मैं एक महीने का सिर्फ 5 से 6 हज़ार ही कमा सकती हूँ, जबकि इसकी गाड़ी की भरपाई लाखों में है। मेरी तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी यार। कहाँ फंस गई हो जूनी तुम? वो मुँह ही मुँह बड़बड़ाते खुद को मिलामतें करती मैंशन में दाखिल हो गई थी। तुम आ गई? अभी वो अपनी सोचों में मगन चल ही रही थी कि अचानक से उसके पीछे से आवाज़ आई थी, जिस पर वो चौंकर पीछे मुड़ी थी। उसे आलियान गार्डन में दीवार से टेक लगाए हुए खड़ा नजर आया था। जूनी को महसूस हुआ जैसे वो उसी के इंतजार में वहाँ खड़ा हो, मगर अगले ही लम्हे वो सर झटक गई थी ये सोचकर कि ये कैसे मुमकिन है कि 1 करोड़ अरबों के जायदाद का मालिक अपनी मामूली सी झाड़ू पोछा करने वाली मुलाजमी के इंतजार में खड़ा हो। वो अंधेरे में खड़ा था, मगर जूनी फिर भी महसूस कर सकती थी कि उसकी आंखों में उसी के वजूद पर टिकी हुई हैं। सर, मेरा काम झाड़ू पोछे का है, मुझे यहाँ रात में रुकने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपसे यहाँ बात करने आई हुई थी कि मैं भागने वाली नहीं हूँ, इसीलिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। बाहर काला बिल्ला मेरा इंतज़ार कर रहा है, मैं सुबह वक्त पर आ जाऊँगी। प्लीज़ मुझे जाने दें। उसने मिन्नती अंदाज में आखिरी जुमला अदा किया था। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि अमन पूरी रात उसका इंतज़ार करता रहे। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें 2 ऑप्शन दिए थे। मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था कि यहाँ आने पर। जूनी की बात सुन वो आहिस्ते से चलते हुए उसके जानिब आया था। उसके रूबरू खड़े हुए सीने पर अपने दोनों हाथ फोल्ड कर लहजे में बला की बेनियाजी लिए गोया हुआ था। इस कदर बेनियाजी के जुनैशों को महसूस हुआ कि वो चाहता ही नहीं है कि वो यहाँ पर हो। वो बस पैसे दे दे और चली जाए। ये सिर्फ उस नौजवान का अपने पैसे निकालने का तरीका है उससे। जवाब में जूनी के पास कुछ नहीं था बोलने के लिए। हाँ, ये सच था, वो खुद आई थी क्योंकि वो दूसरा ऑप्शन उसके लिए नामुमकिन था। कहाँ से लाए वो लाखों रुपए उस गाड़ी की भरपाई करने के लिए? मगर अमन मेरा इंतज़ार कर रहा है बाहर। वो जैसे अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रही थी। तो उसका मुझसे क्या लेन देन? वो आईब्रो झुकाकर ना समझी से पूछने लगा था। कुछ नहीं। आलियान के अच्छे बिहेवियर के सबब वो उसे अपना दोस्त समझने लगी थी, मगर अब महसूस हुआ कि नहीं, वो गलत थी। उसने अपने वालिदैन से झूठ कहा था कि वो उसकी बीवी है, इसीलिए उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहा था ताकि वो उसके नाटक में उसका साथ दे। और जब उसके वालिदैन जा चुके थे यहाँ से तो उसे ज़रूरत नहीं थी इस नाटक को कंटिन्यू रखने की। उसने बेमुरव्वती से कहकर सर्वेंट क्वार्टर की जानिब बढ़ गई थी। उसे इल्म था कि आलियान से कुछ भी कहना सिर्फ अपने लफ्ज़ों को ज़ाया करना ही है। पूरी रात वो अपने बेड पर करवटें बदलती रही। उसे एहसास था कि अमन गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहा है, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। आलियान खिड़की के पास खड़ा अमन को जुनैशा का गाड़ी में इंतज़ार करते हुए देख रहा था। 2 घंटे गुजर चुके थे, मगर अमन नहीं गया था। उसकी गाड़ी में एसी नहीं था, मौसम भी खासा गर्म था। उसकी पेशानी व कपड़े पसीने से भीग रहे थे। उसके बावजूद वो गाड़ी में बैठकर उसका इंतज़ार करता रहा। सर, बुलाया आपने? दानिश कमरे में आकर पूछने लगा था। हाँ, जूनी के कज़िन को वापस भेज दो। अगर वो ना भी जाए तो भी जूनी को बता देना कि वो चला गया है। ओके सर। दानिश फ़ौरन ही इस बात में सर हिलाकर वहाँ से चला गया था। जुनैशा मैम कह रही हैं कि आप यहाँ से चले जाएँ, वो आज रात यहीं रहेंगी। दानिश अमन की गाड़ी के पास आकर उससे मुखातिब होकर बोला था। वो बच्चा सोए नहीं है अभी तक? नहीं, उन्हें बुखार है। अगर रात में किसी वक्त उनकी आँख खुली और जुनैशा मैम उनके पास ना हुई तो पूरा घर सर पर उठा लेंगे, इसीलिए वो नहीं जा सकती। दानिश की बात सुन वो इस बात में सर हिलाने लगा था, लेकिन जाने के लिए फिर भी तैयार ना था। अच्छा चलो, तो फिर जोनी को बता दो कि मैं बाहर मौजूद हूँ। उस बच्चे का बुखार उतर जाए तो वो सो जाए तो आ जाए बाहर, हम साथ ही घर चलेंगे। कहाँ उस चोरनी को कोई एक पूछने वाला नहीं था, और कहाँ अब ये लड़का उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अजीब, वो दिल ही दिल में बड़बड़ाया था। ओके। दानिश ने मजीद कोई बहस ना की थी, बस सर्वेंट क्वार्टर के पास आकर दरवाज़ा नॉक किया। हाँ, जूली अभी तक सो नहीं सकी थी। उसने अमन की फिक्र जो लगी हुई थी, आपके कज़िन चले गए हैं, ये बताने के लिए आया था। दानिश के जुमले सुनते ही मानो बोझ उतर रहा था उस लड़की के सीने से। अच्छा, शुक्रिया। उसने दानिश का शुक्रिया अदा किया था और फिर सुकून से आकर बेड पर लेट गई थी। कुछ ही देर में वो गहरी नींद के आगोश में चली गई थी। दूसरी जानिब अमन अब गाड़ी में बैठे बैठे झोंके लेने लगा था। उसे इल्म ही नहीं हुआ कब वो गाड़ी की सीट से टेक लगाए हुए सो गया। सूरज की किरणें उसके सफ़ेद खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थीं। सेल रिंग होने पर अचानक उसकी आँख खुली। जू आई ही नहीं अभी तक। वो मेंशन के दरवाजे की जानिब देखते हुए बड़बड़ाया था। फिर उसने सीधे हाथ से अपनी आंखें मसलते हुए उल्टे हाथ से कॉल रिसीव की। कॉल आफिया की थी, जो निहायत परेशान थी उसके लिए। भाईजान, कहाँ हैं आप? कितनी कॉल्स की हैं मैंने आपको? वो मैं सो गया था। आप ठीक है ना भाई? वो फिक्रमंद लहजे में पूछने लगी थी।
हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र ना करो। मुझे कॉलेज जाना है, आप आ रहे हैं या मैं अकेली निकल जाऊँ? वैसे आप फिक्र ना करें, मैं अकेली जा सकती हूँ, बड़ी हो गई हूँ अब मैं। सुबह के वक्त अक्सर बहुत सन्नाटा होता था गलियों में, इसीलिए अमन उसे जाने नहीं देता था अकेले। उसकी बात सुन अमन ने फ़ौरन ही इनकार किया। कोई ज़रूरत नहीं है अकेले जाने की, मैं आ रहा हूँ। उसने सोचा जूनी को वक्त लग जाएगा सफाई करने में, इतनी देर में वो आफिया को कॉलेज छोड़कर वापस भी आ जाएगा। वो चौकीदार को इत्तला करके वहाँ से चला गया था। वो गहरी नींद के आगोश में थी जब उसके कानों से समाज से बुलंद गरजदार आवाज़ें टकराने लगी थी। धड़ाम की आवाज़। वो चौंक कर उठ बैठी थी। किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा था। अभी वो बेड से उठ पाती इससे कबल ही 3 नौजवान उस पर टूट पड़े। दोनों ने उसके हाथ पकड़कर उसे वापस बेड पर गिरा दिया था। तीसरे ने क्रॉस ने आकर उसके मुंह पर रुमाल लगाया। 1-2 सानियों तक उसने हाथ पैर चलाने की कोशिश की, मगर ना जाने उस रुमाल की महक में ऐसा क्या था कि वो अपने पूरे जिस्म को सुन्न होता हुआ महसूस करने लगी थी। अब फिर कुछ ही लम्हे बाद उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आलियान के गार्ड्स और उनके गुंडों में फायरिंग का तबादला होता रहा था। वो कोई गुंडा नहीं था और ना ही माफिया से कोई ताल्लुक था उसका। उसके गार्ड्स बहुत जल्द उन गुंडों के आगे हार गए थे। देखो, हमारी लड़ाई तुमसे नहीं, हमें बस इस लड़की को ले जाने दो। तुम लोग रास्ते से हट जाओ, हम उसे ले जाएंगे। वो लोग पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे। आलियान चाह कर भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। फिर उसके 3-4 गार्ड्स उन 12-13 हट्टे कट्टे गुंडों के आगे क्या मुकाबला। जुगनू को हाथों में लिए किसी भी लम्हे फायर करने के लिए तैयार खड़े थे। जो गनों को हाथों में लिए किसी भी लम्हे फायर करने के लिए तैयार खड़े थे। अगले ही लम्हे आलियान की नज़रें लड़के पर गईं जो सर्वेंट क्वार्टर से एक लड़की को अपनी पीठ पर लादे हुए बाहर निकाला था। माना वो चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन बगैर देखे ही जानता था कि वो जूनी है। तुम लोग हो कौन और क्यों जूनी के पीछे पड़े हो? जूनी की हालत देख आलियान का खून खौल गया था। वो एक जिस्त में उस लड़के तक पहुंचा था जो सर पर काले रंग की पगड़ी और उसी के चेहरे पर नकाब किए हुए था। आलियान ने हाथों से 2 हाथ मारकर उस लड़के को नीचे गिरा दिया था। जूनी नीचे गिरती इससे कबल ही आलियान ने उसके बेसुध जिस्म को थामा। हाय हाय, अभी आलियान ने उस खूबसूरत सफ़ेद फूल के बेसुध जिस्म को अपने सीने से लगाया ही था कि पीछे से फायर चली जो डायरेक्ट उसके पास सीधे हाथ से बाजू पर लगी थी। आए मगर वो लोग वहीं ना रुके। उन्होंने आलियान के पाँव को भी निशाना बनाया था। वो गिरता तो जूनी भी उसके साथ साथ गिरती। सर, दानिश ने बचाने की कोशिश की, मगर उन लोगों ने दानिश को भी फ़ौरन ही निशाना बना लिया था अपनी फायर का। उस लड़के को उठाकर ले चलो, ये काम का है हमारे। फाइज राना आलियान की जानिब देख खबात से मुस्कुराते हुए बोले थे। तौबा है, आखिर जूनी को किसी के साथ भागने का इल्ज़ाम भी तो लगाना था ना। बगैर किसी लड़के के उसे वापस ले जाएंगे तो बांदी कैसे बनाएगा अपनी। इस वक्त उसने बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया था। वो भूला नहीं था आज भी अपना तजलील को। फाइज राना के बंदे आलियान और जूनी दोनों को ही अपने साथ उठाकर ले गए थे। आगे बहुत ही मस्त वाली फाइटिंग है। आलियान के हाथ पांव दोनों से खून बह रहा था। तकलीफ की शिद्दत से उसके औसान खत्म होने लगे थे, मगर उस लम्हे भी वो महसूस कर सकता था अपने बराबर में लेटी लड़की की महक को। वो महक जिसका वो दीवाना था। उसने बामुश्किल अपनी आंखें खोली थीं। तुम फिक्र मत करो जूनी, मैं तुम्हें बचा लूँगा, वो आहिस्ते से बड़बड़ाया था। फिर अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गई थीं। अम्मी जान, इतनी सुबह ही सुबह कॉल? खैरियत? वो गहरी नींद में था जब उसे अपनी वालिदा की कॉल रिसीव हुई थी। जूनी पकड़ी गई है। फाइज राना उसे हवेली लेकर आ रहा है उसके आशिक के साथ। तुम जल्दी यहाँ पहुँचो। जूनी पकड़ी गई? उसे अच्छी तरह याद था कि उसने आफिया को जूनी के साथ ही देखा था। कहीं फाइज राना को आफिया के मुतालिक तो नहीं पता चल गया है। इस सब से पहले यही खौफ उसको लाहिक हुआ था। जूनी और उसके आशिक के अलावा वो किसी और को पकड़ा है सिर्फ वही जानता है। ये सवाल करते वक्त उसकी जान कैसे सूली पर लटकी हुई थी। नहीं तो मैंने तो नहीं सुना। नूरी कभी कच्ची खबर नहीं देती है, कनीज़ बानो मुतमईन अंदाज में जवाब दे रही थी। फिलहाल ये वक्त नहीं है बातों का। जल्दी से जल्द हवेली पहुंचो लोगों के पहुंचने से पहले, ताकि जब जूनी को कनीज़ बनाया जाए तो तुम यहाँ मौजूद हो और उसे अपनी कनीज़ बना सको। मत भूलो जूनी के पास जायदाद का सबसे बड़ा हिस्सा है। अभी फाइज राना की नज़र है उस पर। तुम वैसे भी उसके मंगेतर रह चुके हो, तुम्हारा सबसे ज़्यादा हक है उस पर। अगर तुम खुद आकर उसे मांगोगे कनीज़ के तौर पर, तो फाइज राना चाहे ये एड़िया रगड़ता रह जाए, लेकिन इब्राहिम बख्श उसे तुम्हें ही देगा। इसीलिए जल्दी करो बेटा, इस तरह के मौके बार बार नहीं आते हैं। जी अम्मी, मैं समझ गया। मैं अभी निकलता हूँ, मुझे शॉर्टकट पता है, मैं उन लोगों से पहले ही वहाँ पहुँच जाऊँगा। वो निहायत मुतमईन लहजे में गोया हुआ था। साथ साथ तेज़ी से बेड से उठकर साइड टेबल से अपनी गाड़ी की चाबी उठाई। ठंडा पानी जिस्म पर पड़ते ही जैसे करंट खाकर उठी थी। उसने मुंह उठाकर महसूस किया कि उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। वो हरकत नहीं कर पा रही थी। उसने नज़रें उठाया
तो सामने ही अपने फूफा फाइज राना को ख्वाबादत से मुस्कुराते हुए पाया था। माना उसका सर सुन था, मगर वो मुकम्मल होश में आ चुकी थी। जूनी ने फ़ौरन ही अपने इर्द गिर्द देखा। वो हवेली के बड़े सहन में मौजूद थी। उसके सारे घर वाले सामने खड़े थे। इब्राहिम बख्श उनके दरमियान में तख्त पर गाउन तकिया टिकाए लगाए बैठा अलग ही नज़र आ रहा था। तो मैं पकड़ी गई, वो कहकर बेख्तियार मुस्कुराती थी। कहीं न कहीं उसे खुशी थी कि वो पकड़ी गई। थक जो गई थी वो इस बिल्ली चूहे के खेल से, पागलों की तरह भागते भागते, डरते डरते। जब डर सामने आ गया तो बेखौफ उसे सीने से लगाने के लिए तैयार थी। वो एक लड़की क्रॉस पर लड़की कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसका नाजुक जिस्म रस्सी से बंधा हुआ था। जूनी ने सीधे हाथ की जानिब निगाह की। आलियान उसे दरख्त से बंधा हुआ नजर आया। उस बेचारे की क्या गलती थी? उसके हाथों पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे हसीन नौजवान का चेहरा जिस तरह लटका हुआ था, जूनी को महसूस हुआ कि वो बेहोश है। उसे शिद्दत से ज़ुक हुआ था आलियान की हालत पर। वो बेचारा ख्वामोख्वाह ही घसीट गया था इन सब में। वाकई उसने अपनी अम्मा को देखने की नीयत से फिर एक बार सामने की जानिब देखा। वहाँ सब मौजूद थे, ताइयाँ, दादी, हत्ता कि उसका बाप भी। बस नहीं नज़र आई तो माँ नज़र नहीं आई। जूनी की नज़रें मतलाशनी हुई थीं। वो एक बार अपनी माँ को देखना चाहती थी। उनकी गोद में लेटकर रोना चाहती थी। उनके सीने से लगकर सुकून पाना चाहती थी, क्योंकि वो हवेली की बेटी थी। इसलिए ये खबर कानो कान कभी किसी को पता ही नहीं चली कि वो भाग गई है। उसके लिए पंचायत नहीं सजाई गई थी, बल्कि हवेली में ही अदालत लगी थी। उसकी सज़ा और जज़ा के फैसले यहीं होने थे, उसके अपनों के सामने। उसे एक हराम ज़िंदगी की जानिब धकेलने वाला कोई और नहीं, उसका बाप दादा और ताया चचा थे। तुझे शर्म नहीं आई इब्राहिम बख्श की पोती होकर मुँह काला करते? फाइज राना ने उसके चेहरे पर ज़ोरदार तमाचा रसीद करते हुए कहा था। वो तमाचा इस कदर ज़ोरदार था कि उसके होठों से खून निकलने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे उसके जबड़े हिल गए हों। मानो तकलीफ़ हुई थी, मगर मजाल है कि चेहरे पर कोई भी तासुरात नुमाया हो। उस निडर व बागी लड़की ने बेतासुर चेहरे के साथ सामने खड़े अपने फूफा को देखा, फिर उनके पीछे खड़े अपने चचा और अपने बाप को, साथ ही शान से बैठे अपने दादा को भी। तेरा कोई हक नहीं बनता मुझे मारने का, पीछे हट सुअर की औलाद, ये हक सिर्फ मेरे बाप का है। फाइज राना की आंखों में आंखें डालकर निडर लहजे व दांत पीसते हुए बोली थी। मुझे गाली देती है? फाइज राना ने गुस्से से पागल होकर उसके खूबसूरत चेहरे पर तमाचे बरसाना शुरू कर दिए थे। वो है तेरी मर्दानगी पर साले, हाथ बांध कर मार रहा है एक लड़की को। हाथ खोल, हिम्मत है तो। उस खबीस आदमी ने उस नाजुक सी लड़की को बालों को झंझोड़कर उसका चेहरा ऊपर किया ताकि मजीद मार सके। इससे कबल के वो ये अमल कर पाता, जूनी ने उसके मुंह पर थूकते हुए उसकी गैरत को ललकारा था। मारे गजब व गुस्से के उसने जूनी से एक ऐसा थप्पड़ मारा कि वो कुर्सी समेत ज़मीन पर जाकर गिर गई थी। उस कुर्सी तक टूट गई थी। उसके पेट पर जहाँ पहले से ही जख्मी था, कुर्सी की नोक जाकर लगी थी और वहाँ से खून रिसने लगा। उप्स, अल्लाह, कितने जालिम लोग हैं। उसका बाप भी वहाँ पर, कैसा बाप है जिसके सबब उसने मुंह से बेसाख्ता ही दर्द भरी कराह बुलंद हुई थी। हाथ मत लगाना उसे। अचानक ही गरजदार चीख पूरे सहन में गूंजी थी। सब तिरक से बंधे हुए उस नौजवान को देखने लगे। ओ, तेरे आशिक को होश आ गया, वो दांत पीसते मुस्कुराकर बोला था। आशिक नहीं है वो मेरा दादा, इससे मेरा कोई लेन देन नहीं है। मैं इसके घर पर झाड़ू पोछे का काम करती हूँ फ़कत। इसके अलावा ना मैं इसे जानती हूँ और ना ही मुझे। छोड़ दें इसे। जूनी अपने लिए ना सही मगर आलियान के लिए ज़रूर फिक्रमंद हुई थी, जो उसकी वजह से इन सब में फंस गया था। अपने आशिक को बचा रही है। फैक्स बख्श तंजिया बोल उठे थे। खोलो मुझे, हम बात करते हैं पहले। आलियान ने खुद को आज़ाद करने की कोशिश में फड़ाते हुए इब्राहिम बख्श के जानिब मुखातिब होकर कहा था। वो इब्राहिम बख्श को नहीं जानता था और न ही वहाँ मौजूद किसी और शख्स को, मगर जिस तरह इब्राहिम बख्श तख्त पर आराम से टेक लगाए बैठा हुआ था, उसे देख कोई भी बता सकता था कि ये सब उसी की इजाज़त से चल रहा है। यहाँ वही उन सब का करता धरता है। बात तब करते जब तू मेरे घर रिश्ता लेकर आता, ना कि मेरी बेटी को यूँ रातों रात भगा कर ले जाता कमीने। फ़हीम बख्श उसकी बात सुन गुस्से से तिलमिला उठा था। फिर उसने ना रहा गया। वो एक जिस्म में आलियान तक पहुंचा। इसने आलियान को जानवरों की तरह मारना शुरू कर दिया था। अब्बा, इसने कुछ नहीं किया, इसे छोड़, जो करना है मेरे साथ कर। क्यों रो रही है इसके लिए, जब तू जानती ही नहीं है इसे? एहसन बख्श ने तंजिया तीर मारा था। हाँ, मैं नहीं जानती इसे, मगर इंसान है ये, ख्वामोखा क्यों इसे इन सब में घसीट रहे हैं? साली, झूठ बोलते शर्म नहीं आती तुझे? मैंने खुद तुम दोनों को एक साथ कमरे में पकड़ा है। फाइज राना तेज़ी से बोला था। झूठ मत बोल सुअर, तूने मुझे घर के सर्वेंट क्वार्टर में उठाया था। जूनी तेज़ी से रद्द में बोली थी। सब जानते हैं यहाँ झूठ कौन बोल रहा है अपने आशिक को बचाने के लिए। जो तू झूठ बोलने की कोशिश कर रही है ना, मैं बता दूँ वो सब बेकार है। ये यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। कम अज़ कम मैं तो इसे यहाँ से ज़िंदा नहीं जाने दूँगा। फैज़ बख्श उसके सामने आकर आग बबूला होकर दहाड़े थे।
आलियान पहले ही जख्मी था, मजीद फ़हीम की मार बर्दाश्त ना कर सका। उसके मुंह से खून की उल्टी हुई और वो फिर एक बार बेहोश हो गया था। आए अब्बा, हुजूर, ये भागी हुई है, इसे मेरी कनीज़ बना दें। लो जी, उसकी अकल और उसके अकड़ दोनों मैं ठिकाने लगा दूंगा। फ़ाइज़ राना ने बगैर वक्त मजीद ज़ाया किए उसे अपनी कनीज़ के तौर पर इब्राहिम बख्श से मांगा था। तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो फ़ाइज़ राना? ये कोई गांव की आम लड़की नहीं है, ये फ़हीम बख्श यानी मेरी बेटी है। तूने सोच भी कैसे लिया इसे कनीज़ बनाने का? फ़हीम बख्श ने फ़ाइज़ राना को जूनी को मारने दिया क्योंकि ये उसके नज़दीक जूनी की सज़ा थी भुगतने की, मगर उसे कनीज़ बनने दे, उसकी गैरत को हरगिज़ गवारा ना था। चलो, कहीं तो गैरत जागी। ये अपने आशिक के साथ भागी थी, कवानीन के मुताबिक ये अब कनीज़ ही बनेगी। फिर वो इब्राहिम बख्श की जानिब मुखातिब हुआ। याद है आपको अब्बा हुजूर, आपने गांव में खड़े होकर भरी पंचायत में कहा था कि अगर हवेली की बेटी भी भागेगी तो उसको भी यही सज़ा दी जाएगी जो इस लड़की को दे रहे थे। आप अपने अल्फाज से पीछे हटने वालों में से तो नहीं हैं। गांव में पता चला तो लोग क्या कहेंगे कि अपनी पोती के लिए कानून व ज़बान बदल ली। इब्राहिम बख्श ने। फ़ाइज़ राना की बातें सुन इब्राहिम बख्श का चेहरा सुर्ख पड़ा था। हमारी ज़बान व कानून किसी के लिए नहीं बदलते। वो अपनी मूछों को ताव देकर सीधा होकर बैठे थे। बरहमी से बोला था, आप ऐसा नहीं कर सकते अब्बा, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। फ़हीम ज़ोर से एहतजाजन चीखा था। फ़हीम बख्श, मत भूलो ये सज़ा है इस लड़की की। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अगर तुम चुप ना रह सको तो मत आना यहाँ सिर्फ मेरा फैसला चलता है। इब्राहिम बख्श उसकी जानिब देख गज़बनाक हद से लाल होते बरहमी से दहाड़े थे। अब्बा, मुझे आपके सारे फैसले मंजूर हैं, आप चाहें तो इसे यहीं मार दें, मगर मैं इसे किसी की कनीज़ के तौर पर नहीं दूंगा। ये गैरत है मेरी। फ़हीम बख्श मुकम्मल उसे एहतजाज पर उतर आया था। चलो शुक्र, इस आदमी में इतनी गैरत तो है। जूनी ने उसे लड़ता देख दिल ही दिल में बड़बड़ाई थी। ये भाग गई थी, ना जाने कहाँ कहाँ मुँह काला फिरती आई हो ये अपना इन 2 सालों में। फ़हीम, उसके लिए अब्बा के आगे खड़े होने से बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फैज़ बख्श फ़हीम के जानिब मुतवज्जह होकर गुस्से से लाल पीले होकर बोला था। आलियान, अभी उन दोनों भाइयों की लड़ाई चल ही रही थी कि पीछे से एक ज़ोरदार निस्वानी चीख बुलंद हुई थी। सब उस लड़की की जानिब मुतवज्जह हुए थे। वो 2 साल यहाँ रहकर गई थी, अच्छे से जानती थी यहाँ के मामलात को। आलियान, शामिर व शहरोज़ मरियम एक साथ ही वहीं पहुँचे थे। मरियम और शामिर यूनी जा रहे थे जब उन्हें शहरोज़ की कॉल रिसीव हुई थी। शामिर तो ये तक नहीं जानता था कि जूनी भाग गई थी, इसके लिए यही बहुत बड़ा शॉक्ड था। फिर उस पर उसका 2 साल बाद अपने आशिक के साथ पकड़े जाना मानो सोने पर सुहागा। उसने गाड़ी घुमा ली थी ये कहते हुए कि शामिर, शहरोज़, हम साथ चलेंगे। उसके पास इतना वक्त नहीं था कि मरियम को यूनी छोड़ता, इसीलिए उसे भी अपने साथ ही ले आया था। मरियम को सिर्फ इतना पता था कि जूनी और उसका आशिक पकड़ा गया है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके आशिक के तौर पर आलियान को वहाँ दरख्त से बंधा हुआ पाएगी। आलियान, आलियान! वो फ़ौरन ही भागते हुए आलियान तक पहुँची थी। वो नौजवान बेहोश था। मरियम उसके लटके हुए चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरकर रोते हुए पुकारने लगी थी। इसे खोलो, मैंने कहा इसे खोलो। मरियम रोते हुए चीखी थी। मरियम! उसकी आवाज़ आलियान कैसे न पहचानता। उसने बामुश्किल अपनी आंखें खोली थीं। शहरोज़, प्लीज़ खोलो इसे। मरियम ने रस्सी खोलने की कोशिश करते हुए शहरोज़ की जानिब देख मिन्नती अंदाज में कहा था। मरियम को देखते ही शाहीन बेगम खौफज़दा हुई। ये फिर आ गई। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाते अपने गर्दन पर हाथ फेरने लगी थी। शामिर, प्लीज़ इसे खोलो, ये मेरा कज़िन है, प्लीज़ खोलो। शामिर, शहरोज़ दोनों ही आगे बढ़ना चाहते थे, मगर एहसन बख्श ने उन्हें आंखें दिखाकर रोक दिया था। उन दोनों को ही आलियान से कहीं ज़्यादा जूनी की परवाह थी, जैसे वो सूजे हुए चेहरे, ज़ख्मी होठ और रस्सियों से बंधी फर्श पर गिरा देख रहे थे। शामिर वाकिफ़ था इस वक्त जूनी के लिए आगे बढ़ना पूरे अपने ख़ानदान से लड़ने के मुतरादिफ था, लेकिन उसके बावजूद वो मज़ीद खुद को रोक न सका था। शामिर! वो अभी 2-3 कदम बढ़ा ही था कि एहसन बख्श ने पीछे से आकर उसका नाम बरहमी से पुकारा, मगर वो ना रुका। तुम ठीक हो? उसने जूनी की रस्सी खोलते हुए पूछा था। शामिर, पीछे हटो। फ़ाइज़ राना ने फ़ौरन ही उसका हाथ पकड़कर रोका था। हाथ हटाओ अपना फूफा। शामिर की आंखें से आग के शोले निकलते महसूस किए थे फ़ाइज़ राना ने। शामिर, पीछे हट जाओ। इस बार आवाज़ उसके वालिद की थी। उसने पीछे पलटकर देखा तो इब्राहिम बख्श, उसके वालिद और फैज़ बख्श सब ही उसे घूर रहे थे। वो भी जानता था कि जूनी की मदद करना इस वक्त ऐसा ही है जैसे उनके मुखालिफ खड़े हो जाना। उसने एक बार फिर जूनी की जानिब देखा। वो रस्सियों से बंधी लड़की इस वक्त उसका क्रश थी। माना आज वो अपने दिल में उसके लिए वो जज्बात नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उसे इस हाल में छोड़कर जाने के लिए राज़ी नहीं था। दादा, मैं जूनी का मंगेतर हूँ और मैं चाहता हूँ आप जूनी को मेरे हवाले कर दें। शामिर कश्मकश में मुब्तला था इस लम्हे। इसके बावजूद उसने जूनी को खोलने से अपने
हाथ ना रोके थे। एहसन बख्श गुस्से से शामिर की जानिब बढ़े तो शहरोज़ उनके रास्ते में आ अपने दादा की जानिब मुखातिब होकर तेज़ी से बोला था, मैं खुद संभाल लूँगा दादा, मुझ पर भरोसा करें। उसने जैसे खुद पर एतमाद दिलाने की कोशिश की थी, जो बहुत ज़रूरी था उस लम्हे। शहरोज़, अकल के नाखून लो, ये अब पहले जैसी नहीं रही। ये भागी हुई है 2 साल से, ना जाने कहाँ कहाँ इसने अपना मुंह काला किया हो। तुम अब भी इसे अपने मंगेतर कह रहे हो? एहसन साहब शहरोज़ को देख बरहमी से समझाने लगे थे। हाँ अब्बा, शहरोज़ को जूनी की जिम्मेदारी सौंप दें। जूनी को रस्सियों से आज़ाद कर अपने साथ लगाकर खड़ा करता। शामिर अपने वालिद की जानिब देखते नरमी से गोया हुआ था। जूनी और फ़हीम बख्श दोनों ने इस लम्हे इस बात को नोट कर लिया था कि शहरोज़ हो या शामिर, मैं किसी से एक ने भी जूनी के लिए बांदी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ जिम्मेदारी मांगी थी उसकी। मरियम ने बड़ी मुश्किल से आलियान की रस्सी खोल दी थी। वो नीचे गिरता इससे पहले ही मरियम ने उसे अपने वजूद के सहारे से संभाला। बाकी सबका ध्यान तो जूनी पर था, मगर शामिर इन सब में भी अपनी बीवी को नहीं भूला था। उसने पलट कर देखा तो मरियम आलियान के बेसुध जिस्म को संभालता हुआ पाया था। उसे ये मंजर बहुत दिलखराश लगा था। यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। मरियम ने उसे आराम से दरख्त से टेक लगाकर बिठाया और तेज़ी से उसके लिए पानी लाने गई थी। फ़ाइज़ राना को अपना बना बनाया खेल शहरोज़ के हाथों में जाता नज़र आया था। अब्बा हुजूर, ये तो फिर नाइंसाफ़ी है गांव की लड़कियों के साथ। अपनी पोती और गांव की लड़कियों में आप फ़र्क कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, अगर आपने शहरोज़ के हाथ में जूनी का हाथ दिया तो। फ़ाइज़ राना ने दानस्तन तौर पर इब्राहिम बख्श को भरना शुरू कर दिया था। हमने अभी कोई फ़ैसला नहीं सुनाया है, इसीलिए फ़ाइज़ राना अपने अल्फाज बचा कर रखो। इब्राहिम बख्श उसकी जानिब देख बरहमी से रोबदार अंदाज में एक एक लफ्ज़ जताते हुए गोया हुए थे। अरे भाई, अमन कहाँ है? जूनी मेरी बेटी है अब्बा, और मैं उसे शहरोज़ की जिम्मेदारी नहीं सौंपने के लिए तैयार हूँ। लो, शहरोज़ चाहे तो निकाह करते ही उसे सज़ा के तौर पर जान से मार दे मेरे सामने ही, मैं एक बार भी उफ नहीं करूँगा, मगर मैं इसे बांदी बनने के लिए नहीं दूंगा। फ़हीम और शामिर दोनों ही शहरोज़ को सपोर्ट करने लगे थे, क्योंकि उन दोनों को उसकी ज़िम्मेदारी उठाने के लफ्ज़ ने ये गुमान दिया कि शहरोज़ निकाह करने की सोच रहा है। इब्राहिम बख्श खामोश रहे। फैज़ बख्श को समझ नहीं आया कि वो ये ऐसे फैसले को इतना तूल क्यों दे रहे हैं, क्यों इतनी लड़ाई पड़ने दे रहे हैं। ये वो फैसला सुना दें, सबको अपना सर तस्लीम खम करना ही पड़ेगा उसके आगे। फिर वो क्यों खामोश हैं अब तक? तुम ठीक हो? आलियान के मुंह से उसने पानी का गिलास लगा दिया था। उसके पानी पीते ही मरियम फिक्रमंदी से पूछने लगी थी, हाँ, ये लोग कौन हैं और तुम इन्हें कैसे जानती हो? गहरे गहरे सांस लेते हुए बामुश्किल उसने सवाल किया था। ये मेरा ददिहाल है। उसका जवाब सुनते ही आलियान उसे हैरत से देखने लगा। क्या ये जाहिल लोग? वो बेसाख्ता ही बोल उठा था। ये सिर्फ जाहिल ही नहीं, एक नंबर के कंजर हैं। वो दांत पीसते हुए इब्राहिम बख्श और उनके पास खड़े शाहीन बेगम को देखते हुए बोली थी, फ़िलहाल ये इन बातों का वक्त नहीं है आलियान, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे। जूनी का फ़ैसला चाहे जो भी हो, तुम्हारा फ़ैसला सिर्फ मौत है इनके नज़दीक। मरियम को इस लम्हे सिर्फ आलियान की फ़िक्र थी। वो जानती थी जूनी का फ़ैसला होते ही ये लोग आलियान को मौत की घाट उतारने चले आएंगे, बगैर ये जानने की कोशिश की कि वो बेचारा उन सब में कसूरवार है भी या नहीं। मरियम यहाँ के अंधे कानून को बाखूबी जानती थी। जूनी के लिए ख़ानदान के मर्द एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। बेटा बाप के मुकाबिल आया हुआ था। ऐसा कभी नहीं हुआ था इस हवेली में। मरियम को पता था बस यही एक मौका है आलियान को यहाँ से ज़िंदा निकालने का। वो लोग एक दूसरे से लड़ने में मशगूल थे। उनकी तवज्जो आलियान की जानिब कम थी, या शायद मुतमईन थे कि आलियान यहाँ से कहीं नहीं भाग सकता। नहीं, मैं जूनी को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता। ये जाहिल लोग मार देंगे उसे। वाह जूनी, कितने आशिक हैं तेरे। वो तेज़ी से रद्द में बोला था। एक लड़की कितने, एक अनार 100 बीमार टाइप। माना उसके जिस्म में ताकत नहीं थी उन लोगों से लड़ने की, मगर वो फिर भी जूनी को उन लोगों के बीच छोड़कर जाने के लिए तैयार ना था। जूनी की फ़िक्र मत करो आलियान, उसका बाप और कज़िन है लड़ने के लिए, तुम सिर्फ अपनी फ़िक्र करो इस वक्त। मरियम उसे समझाने लगी थी। चलो, ऐसे में ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, हम यहाँ से निकल चलते हैं। मरियम ने उसका हाथ पकड़कर तेज़ी से कहा था। वो भी ना तैयार होता अगर मरियम ने उसका हाथ ना थामा होता। ये वो हाथ था जिसकी ख्वाहिश में वो 2 साल से तड़प रहा था। आज जब उस लड़की ने हाथ थामा था तो वो कैसे छुड़ा लेता? मरियम ने नहीं पूछा उससे कि उसका जूनी से क्या रिश्ता है, क्योंकि ना तो उसके पास वक्त था इन बातों को सोचने का और ना ही सोचना चाहती थी। आलियान उसके लिए आज भी उसके छोटे भाइयों जैसा ही था। थोड़ा सा लड़ सकते हो, क्योंकि उनके गार्ड्स से लड़े बगैर नहीं निकल सकते हैं हम यहाँ से। हाँ, बस तुम हाथ थामे रखो तो मैं सब कर सकता हूँ। उसकी आंखें शदीद मोहब्बत झलका रही थीं। उसका हाथ नहीं थामना, गर्दन पर छुरा रखना है। पकड़ो।
जैसे ही गार्ड्स तुम्हें रोकने की कोशिश करें और तुम्हें लगे सिचुएशन तुम्हारे हाथ से फिसल रही है तो फ़ौरन मेरी गर्दन पर छुरी रख देना। ये लोग मुझ पे कुछ नहीं करेंगे, इसीलिए मेरी और जोनी की जानिब से बेफिक्र रहो। अगर तुम जोनी को वाकई मदद करना चाहते हो तो खुद पहले ठीक हो। इस हालत में तुम जोनी को तो क्या अपनी भी हिफाजत नहीं कर सकते। अभी मरियम ने आलियान को छुरी पकड़ाई ही थी कि उसने देखा कि शहरोज़ और फ़ाइज़ राना एक दूसरे के गिरबान तक आ गए हैं और दोनों के दरमियान मारपीट शुरू हो गई है। फ़ाइज़ राना कट्टा पहलवान था, इससे ज़्यादा देर न लगी शहरोज़ को ज़मीन पर पटकने में। अपने भाई को पिटता देख शामिर फ़ौरन ही मैदान में कूद गया था। चलो ये अच्छा मौका है। जब मरियम ने देखा कि लड़ाई बढ़ गई है और सबकी तवज्जो अब सिर्फ लड़ाई की जानिब है तो आलियान को लेकर पीछे की जानिब भाग गई थी। मरियम उसे छोटी गलियों से गुजार कर मेन दरवाजे तक लाने में कामयाब हो गई थी। उसे इल्म था कहीं गार्ड्स मिले न मिले दरवाजे पर ज़रूर मिलेंगे। आलियान को भागता देख वो लोग फ़ौरन ही उसके पकड़ने आ गए थे। आलियान ने बस एक बार मरियम का चेहरा देखा। वो उसके लिए बहुत परेशान थी। उसका खूबसूरत चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था उस खौफ से कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। वो आज भी फ़िक्र करती है मेरी, उसे मुझसे नफ़रत नहीं है। हाँ, मरियम मुझसे नफ़रत नहीं करती। ये जुमला पड़पड़ाते हुए चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट सजाए उन गार्ड्स की जानिब बेखौफ होकर बढ़ा। लो जी, जैसे एक नई रूह फूंक आई हो उसके जिस्म में। उन गार्ड्स ने आलियान को हल्के में लिया था क्योंकि उनके नज़दीक वो पहले ही बहुत ज़ख्मी हालात में था, मगर सिर्फ थोड़ी ही देर लगी थी कि उन्होंने अपनी सोच पर पछतावा होने लगा था। आलियान ने एक के बाद एक को ज़मीन बोस कर दिया था। जब उन्होंने देखा कि आलियान उन पर हावी हो रहा है तो वो सब एक साथ उस पर हमलावर हुए थे। आलियान एक एक करके तो सबसे लड़ सकता था, मगर सबसे एक साथ लड़ना उसके लिए नामुमकिन था। इसके हाथ पांव अभी भी ज़ख्मी थे। जब मरियम ने नोट किया कि सिचुएशन उसके हाथ से निकल रही है तो मरियम, जो हवेली की गली में खड़ी चुप कर ये सारा मंजर देख रही थी, फ़ौरन ही निकल कर बाहर आ गई थी। उसके बाहर आते ही आलियान फ़ौरन उसकी जानिब भाग कर आया और प्लान के मुताबिक उसकी गर्दन पर छुरी रख दी थी। मरियम की गर्दन पर उस लड़के की छुरी देख वो गार्ड्स फ़ौरन ही पीछे हट गए थे। वो सब जानते थे कि वो लड़का जूनी का आशिक है, वो अपने बचाव के लिए मरियम को मार सकता है, इसीलिए इसकी पॉसिबिलिटी थी, इसीलिए वो सब पीछे हट गए थे। वहीं दूसरी जानिब शाहीन बेगम मज़ीद ज़ब्त ना कर सकी। वो जूनी के पास आकर उसके बाल की जड़ें झंझोड़ कर उसके चेहरे पर तमाचे मारने लगी थी। तुम दोनों बहनें डायने हो, डायने। मेरी हवेली का सुख चैन खा गई ये दोनों मिलकर। जूनी के समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रही हैं। बहनें? उसकी कहाँ से बहन आ गई? अभी उसने ये सोचते हुए उनका हाथ पकड़ा ही था कि वो मज़ीद उसे ना मार सकी, ताकि वो तेज़ी से दांत पीसते हुए बोली, बल्कि मेरी हवेली का सुख चैन क्या, तू तो अपनी माँ को खा गई डायन। बस इनका ये जुमला सुनना था कि जोनी के कान खड़े हुए थे। ना जाने कहाँ कहाँ मुंह काला करके आई है तू। अच्छा हुआ तेरी माँ ये शर्मिंदगी वाला दिन देखने से पहले ही मर गई। उनका जुमला का अगला जुमला मानो उस लड़की के जिस्म से जान ही निकाल गया हो। तेरी वजह से आज पहली बार मेरा दामाद और पोते आमने सामने आए हैं, मेरा शौहर और बेटा आमने सामने आए हैं, सब तेरी वजह से। करमजली, तू पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। जूनी का जिस्म मुकम्मल ढीला पड़ गया था। उसे वजह से शाहीन बेगम का हाथ भी उसकी पकड़ से आज़ाद हो गया था। उन्होंने हाथ आज़ाद होते ही सबसे पहले उसे पीछे की जानिब धकेल दिया, जिसके सबब वो सहन के फर्श पर मुँह के बल गिर गई। अपनी माँ के इंतकाल की खबर उसके लिए किसी मौत से कम ना थी। उसे वो लम्हा याद आया जब उसने अपनी माँ को पूछा था कि आप मेरे साथ चलेंगी? नहीं बेटा, मैं तेरे बाप को छोड़कर भागकर भला कहाँ जाऊँगी, वो उदासी से मुस्कुराकर कहती थी। मगर मैं भागना चाहती हूँ यहाँ से, मेरा दम घुटता है इन लोगों में, अपनी माँ की आंखों में देखते हुए रंजीता से लहजे में बोली थी। तो भाग जा। क्या? उसने अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। हाँ, भाग जा मेरी बच्ची, पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनकर वापस आना और इन्हें दिखाना कि मेरी बेटी इनके बेटों से कम नहीं है। अपनी माँ की बात सुन वो मुस्कुराती थी। वैसे तो मेरी बेटी अभी भी नहीं है कम, मगर अफसरनी बनेगी तो बात अलग ही होगी। उनकी बात सुन उसने उल्फत मोहब्बत से सरशार होकर फ़ौरन ही अपनी माँ का हाथ चूमे थे। तब वो सोचती थी कि सारी जायदाद बेचकर वो अपनी माँ के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगी, ऐसी ज़िंदगी की कोई अफसरनी भी क्या गुजारेगी। मगर हकीकत उसके किस कदर बरअक्स थी। आज वो इस कदर सदमे में थी कि शाहीन बेगम ने उसके पाँव से ठोकर मारी, मगर उसे महसूस तक ना हुई थी। इसके लिए जैसे दुनिया ख़त्म हो गई थी, आज उसके जीने के मकसद ख़त्म हो गई थी। अरे कोई अमन को भी बुला लो। वो अपनी माँ का फ़ख्र बनना चाहती थी हमेशा से। उसका जिस्म बिल्कुल बेजान हो गया था, आंखें सूनी व वीरान थी। वो तो बदनसीब थी जिसे आखिरी बार अपनी माँ का दीदार तक नसीब नहीं हुआ था। हाथ मत लगाइए इसे। शाहीन बेगम जैसे ही आज उसे मार मार कर ख़त्म कर देना चाहती थी। वो जाहिल औरत नहीं देख रही थी कि उसकी लातें कहाँ कहाँ लग रही हैं। वो बस अंधाधुंध मारे ही चली जा रही थी और वो लड़की चुपचाप खा रही थी।
उसके पेट के मुकाम से खून तेज़ी से रिसने लगा था, हत्ता के फर्श पर फैला था। उसके होठों व गाल फट चुके थे। उसने उनसे खून निकलता अलग ही नुमाया था। वो लड़की इस कदर बुरी हालत में थी कि कोई भी उसे देखकर तरस खा जाता, मगर उसकी अपनी दादी खाने के लिए तैयार ना थी। कैसी जालिम औरत है। फ़हीम ज़िंदगी में दूसरी बार उनके और इब्राहिम बख्श की आंखों में आया था। पहले कोमल के लिए और आज अपनी बेटी जूनी के लिए। उन्होंने कोमल को बेदर्दी से गला घोंटकर अपने हाथों से मार दिया था अस्पताल में, जहां वो सीढ़ियों से गिरने के बाद भी जिंदा बच गई थी, और अब वो जूनी को भी मारने के लिए तैयार खड़ी थी। उन्हें नहीं खबर मरियम कहाँ से आई, मगर अगले ही लम्हे वो मुकम्मल जूनी पर छाई गई थी, जैसे कोई बड़ी बहन अपनी छोटी बहन पर कुर्बान होने चली आई हो। उसे इल्म था कि वो शाहीन बेगम से नहीं लड़ सकती, इसके बावजूद वो अपनी बहन के लिए लड़ने आई थी। तो हट इसके पास से। जूनी की ताई रानी बेगम फ़ौरन ही आकर मरियम को बालों से पकड़कर खींचती हुई जूनी से उसके दूर ले गई थी। एक तरफ मर्दों की लड़ाई धूल पर थी, तो दूसरी जानिब शाहीन बेगम जूनी को मारने पर तुलाई थी, और उस काम में उनका साथ रानी बेगम देने लगी थी। लो जी, वो विश्रोही मरियम ने जैसे तैसे करके खुद को रानी बेगम की पकड़ से आज़ाद करने की कोशिश कर रही थी। इसके साथ उसकी सास भी आकर उसे पकड़कर खड़ी हो गई थी। शामिर की माँ तो चाहती ही यही थी कि जूनी मर जाए और फ़हीम की जायदाद का सारा हिस्सा मरियम को मिल जाए, ताकि जायदाद का सबसे बड़ा हिस्सा उनके बेटे शामिर के पास हो। अम्मी छोड़े मुझे, वो मार देंगी जूनी को, वो बेबसी से चीखी थी। मरियम बहुत दुबली पतली सी लड़की थी, जबकि उसकी सास और रानी बेगम दोनों ही सेहतमंद औरतें थीं। उनसे उस नाजुक जान को क्या मुकाबला। ये सारा तमाशा इब्राहिम बख्श आराम से बैठकर देख रहे थे। फैज़ बख्श को आज अपने बाप की समझ ही नहीं आ रही थी। आखिर वो चाह क्या रहे थे, क्यों वो ये सब रोक नहीं पा रहे थे। फ़ाइज़ राना उसी की शय पर उछल रहा था, वरना उसकी मजाल नहीं थी कि इब्राहिम बख्श के पोतों के मुंह को आता। शामिर ने फ़ाइज़ को चित कर डाला था मार मार के। अगर फैज़ बख्श और उसके फुप्पो से उसे ना रोकते तो यकीनन आज उससे जान से ही मार देता। वो लड़की बेजान जिस्म व पथरीली आंखों के साथ अपने सामने का मंजर देख रही थी। उसे नहीं इल्म वो और कितनी देर जीने वाली थी, या कितनी देर और बर्दाश्त कर सकती थी, मगर उसे सुकून था दिल को कि बहुत जल्द अपनी माँ से मिल लेगी। हीरोइन को मत मारना प्लीज़। जिससे मिलने की ख्वाहिश में उसका दिल तड़प रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा था। अपनी माँ को एक अच्छी ज़िंदगी देने का ख्वाब, तो कजा वो उनके ख्वाब के मुताबिक अफसरनी भी ना बन सकी, और ये सोचते ही उसकी आंखें बंद हो गई थी। दादी। अचानक एक गरजदार आवाज़ पूरे सहन में गूंजी थी। अमन। सबकी तवज्जो उस आवाज़ की जानिब खुद ही मरकूज़ हो गई थी। काले कुर्ते में मलबूस अमन ही है। वो नौजवान लंबे कदम भरता हुआ तेज़ी से उसके जानिब उस लड़की के पास आया था। जू जू, आंखें खोलो जू। उसे देखते ही शाहीन बेगम मारे हैरत के खुद ही पीछे हटी थी। शामिर, शहरोज़, फ़हीम और बाकी सब मर्द हजरात की तवज्जो अमन के चीखने पर अब जाकर जू की जानिब आई थी। इब्राहिम बख्श के चेहरे पर अमन को देखते ही पूरी इसरार मुस्कुराहट होठों के किनारों पर बिखर आई थी। जू, मैंने कहा आंखें खोलो जू। उसने ज़ख्मी जिस्म को अपने बाहों में भरकर वो रोते हुए चीखने लगा था। माजी की याद। आफिया को छोड़ने के बाद वो वापस जूनी को लेने आलियान के मेंशन आ गया था, मगर वहाँ के हालात देख उसके औसान ख़त्म हुए थे। दानिश, जो वहाँ पर ज़ख्मी हालात में पड़ा था, उसने बताया कि कुछ लोग आए थे जूनी को ले जाने। आलियान उसे बचाने के लिए बहुत लड़ा, मगर उन्होंने फायर करना शुरू कर दिए। वो जूनी को अपने साथ उठा ले गए और साथ साथ आलियान को भी। दानिश की बात सुनने के बाद अमन बाखूबी जानता था कि ये काम कौन कर सकता है। उसका डर सामने आया था। वो लोग आखिर जूनी को पकड़ कर ले गए थे। वो दानिश के साथ ही हवेली पहुंचा था। गाड़ी में अमन को बैठा देख चौकीदारों ने फ़ौरन ही दरवाज़ा खोल दिया था। जब उनकी गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने मरियम और आलियान को एक साथ पाया था, कुछ उस हालत में कि आलियान की छुरी मरियम के गर्दन पर थी। दानिश ने अमन को बता दिया था रास्ते में कि आलियान की गाड़ी का जूनी ने नुकसान किया था, जिसकी भरपाई करने के लिए वो उसके घर में झाड़ू पोछे का काम करती थी। अमन को कोई धचका नहीं लगा ये जान के कि आलियान एक जवान लड़का है, ना कि कोई 12 साल का बच्चा, क्योंकि वो जूनी की शख्सियत से बखूबी वाकिफ़ रखता था। वो जूनी के झूठ उसके लिए कोई नई बात नहीं थे, क्योंकि आलियान ने मदद की थी जूनी को बचाने में। इसीलिए आलियान को यहाँ से निकालना अमन को अपना फ़र्ज़ मालूम हुआ था। दानिश को गाड़ी समेत देखते ही आलियान की आंखें चमकी थीं। सब पीछे हट जाओ। और अपने साथ गार्ड्स लेकर आए थे, लेकिन उनकी ज़रूरत ना पड़ी। सिर्फ अमन के कहते ही वो सब आलियान से खुद ही पीछे हट गए थे। आलियान को गाड़ी में बैठाकर वो वहीं खड़ा रहा था, हत्ता कि उनकी गाड़ी आंखों से ओझल हो गई, क्योंकि उसे डर लाहिक था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अंदर चला जाए और ये लोग फिर आलियान को पीछे से पकड़ लें। जबकि मरियम तेज़ी से अंदर वापस भाग गई थी, क्योंकि उसे अपने शौहर की फ़िक्र लाहिक थी। वो अपने शौहर को फ़ाइज़ राना से लड़ता हुआ देखकर आई थी। अगर अमन को इल्म होता कि उसके हर एक लम्हे की देरी जूनी को मौत के करीब पहुंचा रही है, तो यकीनन वो वहां ना रुकता। हाल
अमन मेरा बेटा। अमन को देखते ही रानी बेगम फ़ौरन ही मरियम को छोड़ तेज़ी से अपने बेटे की जानिब लपकी थीं। फैज़ बख्श की भी आंखें चमक उठी थीं अपने बेटे को 2 साल बाद वापस हवेली में यूं अचानक देख। उसने कसम खाई थी वो दोबारा यहाँ नहीं आएगा, मगर वो आया। उसे तो आना ही था, आखिर उसकी जान पर जो बनाई थी। जू, आंखें खोलो जू। उसे अपने इर्द गिर्द किसी की परवाह नहीं थी, परवाह थी तो सिर्फ उस लड़की की जो बेजान सी उसकी बाहों में पड़ी थी। हाय, उसके जिस्म का वो कौन सा हिस्सा था जो ज़ख्मी ना था। गांव की लड़कियों को तो फिर बांदी बनाया जाता था, मगर उस बेचारी को तो जानवरों की तरह मारने पर तुल गए थे। दूर रहें। रानी बेगम अभी उसके गाले लगती इससे पहले ही वो उनकी जानिब नज़र उठाकर नफरत से देख कदूरत भरे लहजे में बोला था। जूनी नहीं आंखें नहीं खोल रही थी, जिसकी वजह से वो डर गया था। जूनी, शामिर फ़ौरन ही उसके पास आया था, पीछे पीछे शहरोज़ भी। गाड़ी निकालो जल्दी, उसे अस्पताल लेकर जाना होगा, अमन ने शामिर से मुखातिब होकर अजनस से कहा था, तो वो तेज़ी से अस्बात में सर हिलाकर बाहर की जानिब जाने लगा था। अमन उसकी बेजान गुड़िया की ज़ख्मी वजूद को अपनी बाहों में भर कर खड़ा हुआ, उसे अस्पताल ले जाने की नीयत से। रुक जाओ, किसने इजाज़त दी है तुम्हें हमारी पोती को यहाँ से ले जाने की? इब्राहिम बख्श अपने मुकाम से खड़े होकर अमन की जानिब देख संजीदगी से पूछने लगे थे। उनकी बात सुन शामिर के कदम भी अजवात खुद ही रुक गए थे। वो जानता था इब्राहिम बख्श की इजाज़त के बगैर जूनी को अस्पताल नहीं ले जा सकते, और किसी तरह भी ले भी गए तो अस्पताल वाले नहीं लेंगे। दादा, उसकी हालत बहुत ख़राब है, खून बहुत बह रहा है। शामिर ने तेज़ी से इब्राहिम बख्श से मुखातिब होकर परेशान लहजे में कहा था। आप रोक सकते हैं तो रोक लें। इससे कबल इब्राहिम बख्श अपनी शर्त रखते अमन बेखौफ निडर लहजे में उन्हें देखते हुए चैलेंजिंग अंदाज में बोला था। ये हुई ना बात। वो उसके पास वक्त नहीं था शर्तों के लिए। इब्राहिम बख्श ने उस लम्हे अमन की आंखों में बगावत देखी थी। उन्हें शिद्दत से महसूस हुआ कि अगर सोनी ना रही तो वो अपना पोता भी हमेशा के लिए खो देंगे। वो कुछ ना कह सके। फिर अमन सबकी मौजूदगी में उसे लेकर चल दिया था। इस लम्हे किसी की भी मजाल नहीं थी कि उसके सामने आने की। जब इब्राहिम बख्श खामोश हो गए थे तो फिर किसी की क्या मजाल। शामिर ने अपने दादा की खामोशी को समझते हुए अमन की गाड़ी निकालने की मदद की थी। शामिर गाड़ी ड्राइव करते हुए बैक व्यू मिरर से मुसलसल उस नौजवान को देख रहा था जिसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसका चेहरा देख कोई भी बता सकता था कि जान निकल रही थी उसकी। जू, उसने अपने सीने से उस नाजुक व ज़ख्मी वजूद को लगाया था। उस लड़की ने क्या कुछ नहीं किया उसके साथ। मोहब्बत में धोखा दिया, उसकी जायदाद ले ली, एन निकाह के वक्त गायब हो गई। उन सब के बावजूद वो उससे मोहब्बत करना नहीं छोड़ पाया था। गोया मोहब्बत में एतबार की भी शर्त नहीं, गोया मोहब्बत में बदल की भी शर्त नहीं। मोहब्बत बड़ी बेनियाज है। जो लोग एतबार और बदल की शर्त के साथ मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत नहीं करते, वो तो सौदा करते हैं। हाँ पसंद है चाहे जाना, हाँ पसंद है एतबार, हाँ पसंद है बदल, मगर पसंद है शर्त नहीं है। और शर्त और पसंद बड़ी अलग अलग शय हैं। शर्त मशरूत से लाजिम होती है, ना हो तो काम नहीं बनता, जबकि पसंद में काम बन जाता है। मिले तो खुश, ना मिले तो महबूब की रज़ा में राज़ी। और वो लड़का कुछ इसी हालत में था। वो राज़ी था कि तुम्हारे चाहने या ना चाहने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो टूट के चाहूँगा। प्लीज़ उठो जू। वो उसे सीने से लगाए रुहासा आवाज़ में बोला था। उसकी आंखें लहू रंग थीं। हर गुजरता लम्हा उसकी जान पर शदीद भारी था। शामिर वाकिफ़ था कि अमन जूनी से मोहब्बत करता है, मगर इस कदर दीवानगी की हद तक करता है उससे वाकिफ़ नहीं थी। उसकी तो सिर्फ आंखें ही बताने के लिए काफ़ी थीं कि वो इस वक्त किस शिद्दत कर्ब में मुब्तला है। डॉक्टर, वो कैसी है अब? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? डॉक्टर के बाहर आते ही वो हसीन नौजवान तेज़ी से बेसब्रा होकर पूछने लगा था। तशद्दुद के बहुत निशानात हैं इनके जिस्म पर, ज़ख़म भरने में तो वक्त लगेगा, अभी होश नहीं आया है इन्हें। डॉक्टर ने गहरा सांस लेकर नपे अल्फाज में जवाब दिया था। अमन व शामिर दोनों ही डॉक्टर की हालत से समझ गए थे कि वो खौफज़दा है, इसीलिए सही तरह खुलकर नहीं बयान कर रहा जूनी की हालत को। मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा उसे, बस उसके पास बैठा रहूँगा। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? शामिर इस लम्हे सिर्फ अमन की बेसब्री देख रहा था। वो इतना बेसब्रा तो कभी ना था। जी, डॉक्टर आहिस्ते से कहकर वहाँ से चल दिए थे। वो अंदर दाखिल हुआ तो वो लड़की बेड पर सोती हुई नज़र आई थी। वो तो हंसती मुस्कुराती चुलबुली से जूनी को देखने का आदी था। ये वाली जूनी उसे अजियत दे रही थी। चेयर पर उसके पास आकर बैठ गया था। कुछ देर तक उसके ज़ख्मी चेहरे को देखता रहा। दिल शिद्दत से तड़प रहा था उसकी हालत देख। आहिस्ते से उसका हाथ पकड़ा। जू, जल्दी उठ जाओ, अगर ज़्यादा नाटक करोगी ना तो यहीं छोड़कर चला जाऊँगा तुम्हें, फिर आना दीवार फलांग बंदरियों की तरह। अभी वो उससे बातें कर ही रहा था कि उसका सेल रिंग हुआ। स्क्रीन पर न्यू नंबर था। उसने कॉल रिसीव करके सेल कान से लगाया ही था कि कुछ लड़के कमरे में बेधड़क दाखिल हुए थे। वो बात करना भूल उन लड़कों को देखने लगा था। बड़े साहब का हुक्म है, जूनी बीबी को हवेली पहुंचाना है। इनमें से एक नौजवान आगे आकर अमन की जानिब देख गया हुआ था।
यहाँ से बाहर दफा हो, इससे पहले कि मैं तुम लोगों को उठाकर फेंकूं। वो गुस्से की शिद्दत से धुआं धुआं हो चिंगाड़ा था। हम बीबी जी को लिए बगैर नहीं जा सकते बाबा। वो दोबारा बोला तो अमन की आंखों में खून उतर आया था। लड़ने की मत सोचना अमन बख्श, उनके हाथों में गन है और निशाना जूनी है। अभी वो सैल को कान से हटाता है, इससे कबल ही दूसरी सिमत से रोकदार आवाज़ आई थी। उसके कानों की सीमा से टकराई। उसने अपने उल्टे हाथ की मुट्ठी जब्त से भींची थी और इस कदर मजबूती से कि उसकी हरी नसें उभरी थीं। मैं आ रहा हूँ, हम बात करते हैं। इसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है अभी, उसे यहीं रहने दें। नहीं, जैसे लेकर गए हो वैसे ही लेकर वापस आओ इसे। दादा, क्यों उसे हमारी लड़ाई में घसीट रहे हैं आप? आपको क्या लगता है मैं नहीं जानता कि जूनी को 2 साल तक ढील देने और वापसी देने वाले आप ही थे? उसे लगता है वो मुझसे इत्तेफाकी तौर पर मिली, जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ वो आप थे। आपने उसे मुझ तक पहुँचाया। वो दांत पीसते हुए बोला था तो दूसरे समेत कुछ लम्हों की खामोशी छाई थी। मोबाइल पर ही सारी बातें करोगे? आ जाओ, साथ बैठकर चाय पीते हैं। दूसरी जानिब से तहम्मुल से जवाब आया तो उसका खून जल गया था। उसने आंखें एक लम्हे के लिए बंद की। गुस्सा जैसे काबू ना आ रहा हो। बाहर इंतज़ार करो मेरा, और आइंदा मुंह उठाकर कमरे में मत चले आना। बीबी जी को लिए बगैर हम नहीं जा सकते। वो लड़का फिर बोला था तो अमन का शिद्दत से दिल चाहा कि उसका गला दबा दे, लेकिन वो जानता था कि वो मजबूर है। वो वही कर रहा है जो पीछे से उसे ऑर्डर मिला है। ठीक है, मैं खुद ले आऊँगा, निकलो अब। उसके चिंगाड़ कर कहते ही वो सब बाहर चले गए थे। उनके जाते ही सब दरवाज़ा नॉक हुआ था। अमन ने नज़र उठाकर देखा तो शामिर दरवाजे पर खड़ा नजर आया। गांव में रहकर दादा से नहीं लड़ सकते तुम, ये बात समझ लो। शामिर ने उसे नसीहत की तो उसने कुछ ना कहा। वो सिर्फ जूनी का ज़ख्मी चेहरा देख रहा था। वो जूनी को लेकर वापस हवेली आ गया था। अमन उसे लेकर अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा था ताकि उसे अपने कमरे में लिटाकर अपने दादा से बात करने चला जाए, मगर शाहीन बेगम ने उसे लॉन्च से आगे बढ़ने ही नहीं दिया। कैसी दादी हैं? पहले इसका फैसला होगा, फिर ये किसी के कमरे में जाएगी। उनका सख्त जुमला अमन का खून खोला गया था, मगर वो खामोश रहा था। उसे सोफे पर लिटा दो अमन, मैं चादर मंगा देता हूँ। शामिर जो उसके साथ ही घर में दाखिल हुआ था उसके जानिब देख आहिस्ते से गोया हुआ था। शामिर इसे आंखों ही आंखों में इशारा कर रहा था कि लड़ने की मत सोचना अगर जूनी की बाहिफाजत रखना चाहते हो तो। पहली बार उसे शदीद पछतावा हो रहा था कि वो इन जालिमों की हवेली में पैदा हुआ, जो जानवरों से भी बदतर हैं, जो किसी भी लम्हे अपने ही खून को नोचने के लिए तैयार खड़े होते हैं। वो ही जानता था किस दिल से उसने जूनी को सोफे पर लिटाया था। शामिर ने नूरी से कहकर चादर मंगवा ली थी। ये लो। अमन की जानिब चादर बढ़ाते हुए वो आहिस्ते से बोला था। उस हसीन लड़के ने शामिर से चादर लेकर फ़ौरन ही जूनी को मुकम्मल ढक दिया था। जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम यहीं खड़े रहना है इसके पास। अमन शामिर से मुखातिब होकर संजीदगी से गोया हुआ था। ये ज़िंदगी में पहली बार है जब शामिर और अमन किसी मामले में एक साथ खड़े हों। इसका दिल जूनी को एक लम्हे के लिए भी वहाँ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो शामिर को उसकी रखवाले के तौर पर छोड़कर इब्राहिम बख्श के कमरे की जानिब लंबे कदम भरते हुए सुर्ख होते चेहरे के साथ दाखिल हुआ था। उसकी आंखें लहू रंग बरसा रही थीं। कभी जिस मुकाम पर आफिया थी आज उसी मुकाम पर जूनी खड़ी थी। वो आफिया को नहीं बचा सका था, मगर जूनी उसे वो कुछ नहीं होने देगा। उसका उससे खुद से वादा था। वो इस वादे की वफा के लिए अपनी जान तक दे सकता था। सलाम नहीं करोगे? लगता है हवेली से दूर रहकर सारी तमीज़ व तहजीब भूल गए हो। इब्राहिम बख्श उसे कमरे में बगैर सलाम के दाखिल होता देख फ़ौरन ही टोकने लगे थे, मगर उसने जवाब में कुछ न कहा था। अपने रूपदार अंदाज में आकर उनके कमरे में रखे सोफे पर शहाना अंदाज में बैठ गया था। क्या काम था आपको मुझसे? बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को काबू रखते हुए इस्तफसार किया था। क्यों? अपने पोते से काम होगा तभी बुला सकता हूँ उसे चाय पीने के लिए। वो हल्का सा मुस्कुराकर पूछने लगे थे। बिल्कुल, वरना इस चाय का शर्फ मुझे 2 साल में ना जाने कितनी बार मिल चुका होता। अमन ने पलट कर सपाट से लहजे में जवाब दिया था तो इब्राहिम बख्श एक लम्हे के लिए उस नौजवान का सुख चेहरा बगौर देखने लगे थे। तो तुम दादा पोते का रिश्ता नहीं रखना चाहते? गंभीर लहजे में इस्तफसार किया था। इस सवाल का जवाब तो मैं 2 साल पहले ही दे चुका हूँ, फिर दोबारा करने का क्या मतलब? इब्राहिम ने नूरी को इशारा किया बाहर जाने का तो वो फ़ौरन ही चाय का कप अमन के सामने रख कर वहाँ से बाहर की जानिब चल दी थी। ठीक है, तो बात करना बेकार है तुमसे। यही तो लगा था कि 2 सालों में तुम्हें अकल हमें तो लगा था तुम्हें 2 सालों में अकल आ गई होगी, मगर लगता है तुमने अभी तक सबक नहीं सीखा। अच्छा लगा होगा ना मामूली सी नौकरी के लिए मारे मारे फिरना, अपना और आफिया का पेट भरने के लिए लोगों से उधार लेना, बसों की छतों पर बैठकर काम पर जाना, छोटी छोटी गलतियों पर जलील होना, घर घर जाके बच्चों को पढ़ाना। और कितना जलील हो गया मन बख्श, तुम्हारे अंदर कोई इज्जत नफ्स बची है ये भी या नहीं? उनकी बातें सुन एक लम्हे के लिए वो हैरान हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो हर वक्त अपने दादा की नज़र में रहता है।
वो उसकी ज़िंदगी के मुतालिक हर बात जानते हैं, हत्ता कि आफिया के मुतालिक भी। अगर वो जानते थे कि आफिया जिंदा है तो उसे लेने अपने कुत्तों के क्यों नहीं भेजा था। इन अनगिनत सवालात एकदम चलने लगे थे उसके जहन में। अमन के जाने के बाद इब्राहिम बख्श ने उसकी जगह अपने वफादार आदमी को बैठाया काम पर, मगर सिर्फ कुछ ही माह बाद उन्हें शदीद नुकसान का सामना होने लगा था। साथ साथ अक्सर का इंतकाल हुआ तो फ़हीम जो कारोबार पूरा संभाले हुए था वो भी अपनी बीवी के गम में सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ गया था। फैज़ बख्श को तो अपनी रंगीनियों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी और एहसन वो इस काबिल ही नहीं था कि सब कुछ अकेले संभाल सके। बच्चे उनके दोनों पोते तो शामिर को शुरू से ही ख़ानदान का कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यही वजह थी कि उसने पेशा ही अलग मुंतखब किया था और शहरोज़ उसे तालीम मुकम्मल करने के लिए ही अभी सालों दरकार थे। बच्ची उनकी वाहिद उम्मीदों का किरण, उनका बड़ा पोता अमन बख्श। उस लड़के की जहानत का अंदाज़ा तो उन्हें शुरू से था, तभी तो सिर्फ उसे बाहर मुल्क भेजा था पढ़ने के लिए। अमन न सिर्फ ज़हीन व मेहनती था बल्कि उनकी बदगति का जानशीन भी था। इस लड़के में हर वो क्वालिटी थी कि वो जो किसी सरबराह में होती है। वो मेहनत से घबराने वालों में से नहीं था और ना ही गुर्बत से। वो अपने होनहार पोते को यूँ अपनी ज़िंदगी 2 लड़कियों के पीछे ख़राब करने नहीं दे सकते थे। बहुत पैसा लगाया था उन्होंने अमन की पढ़ाई पर। अब जब फल खाने का वक्त आया तो वो एक मामूली सी कनीज़ के खातिर हवेली छोड़कर चला गया। किस कदर एहसान फरामोश खून था उनका, वो यही सोचकर अफसरदा हो रहे थे। वो चाहते तो जूनी को उसी दिन पकड़ लेते जब वो जायदाद बेचने पहुंची थी, मगर ना किया क्योंकि उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था उन्होंने। उन्हें इल्म था कि अमन बख्श किसी के लिए भी हवेली वापस नहीं आएगा सिवाय उस भागी हुई लड़की के। इश्क जो ठहरा था उसका, इज़्ज़त नफ्स बची है, तभी तो पलटकर उसकी दहलीज पर दोबारा नहीं आया और ना ही कभी आता। तो फिर क्यों आए? हमने तो तुम्हें नहीं बुलाया। इब्राहिम बख्श मगरूर लहजे में अपनी मूछे को ताव देते हुए बेनियाजी से बोले थे। माना अपने पोते की आंखें इस वक्त उन्हें शदीद ज़रूरत थी, लेकिन ये बात वो मुकाबिल को जाहिर नहीं होने दे रहे थे। वाकई आपने नहीं बुलाया? उसने तंज़िया मुस्कुराकर सवाल जताते हुए कहा था, जैसे बता रहा हो कि चालाक ना बनो दादा, तुम्हारा ही पोता हूँ। नहीं, वो मगरूर लहजे में साफ इनकार कर गए थे। क्यों झुकाएं अपनी नाक जब मुकाबिल की कमज़ोरी उनके हाथ में है? तभी जिस दिन मैंने जू को घर के दरवाजे से दाखिल होने दिया उसके दूसरे दिन ही वो पकड़ी गई। महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना ये? अमन दांत पीसकर निहायत तहम्मुल से जताते हुए पूछने लगा था। पता नहीं हमें, फ़िलहाल ये फालतू की बातें हैं। इसे पकड़े जाना ही था, आज नहीं तो कल। कब तक भाग सकती थी वो? इब्राहिम बख्श लापरवाही से बोले थे। वो किसी सूरत कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे कि अमन को वापस बुलाने के लिए उन्होंने जूनी का चारा की तरह इस्तेमाल किया था। तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, हमने अभी भी नहीं रोका है तुम्हें, मगर याद रखना तुम्हारे जाते ही जूनी को बांदी बना दिया जाएगा और मैं उसे किसी का मखसूस नहीं करूँगा क्योंकि उस डैश ने ना सिर्फ भागने की बल्कि हमारी जायदाद बेचने की भी कोशिश की है। इसकी सज़ा दोगुनी होगी बाकी सबसे। उसे हम इबरत का निशान बना देंगे बाकी हवेली के आने वाली नस्लों के लिए कि कोई भी हवेली की बेटी भागने से पहले उसका अंजाम याद कर थर थर काँपने लगेगी। और तुम जानते हो हमारे लिए ये सब करना मुश्किल नहीं। वो खासा अकड़ कर कहने लगे तो अमन के दिमाग की नसें भर आई थी। क्या चाहते हैं मुझसे? उसे शामिर के अल्फाज बाखूबी याद थे और वो नौजवान खुद भी वाकिफ़ था कि वो अकेला इन सब से नहीं लड़ सकता है। उसके पास कुछ भी नहीं था लड़ने के लिए, ना ताकत, ना मनसब, ना पेशा और ना ही हिस्से की जायदाद। वो जानता था बेमतलब तो नहीं बुलाया गया है उसे यहाँ वापस। अमन डायरेक्ट मौजू पर आया था। क्या वक्त आ गया है, अपने ही पोतों से लेन देन करना पड़ रहा है। ये सब तुम लोग का ही तो है, हम तो सिर्फ उसकी हिफाजत कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं मैं वापस आकर कारोबार संभालूं? वो उनके मुआफ़माना बात को मतलब समझते हुए तेज़ी से गोया हुआ था। तो क्या तुम्हारी इज़्ज़त नफ्स बर्दाश्त कर लेगी मुफ्त में बैठकर रोटी तोड़ना अपने बाप की तरह? उन्होंने तंज़िया पूछा था। मैं आपसे या इस हवेली से के किसी भी बंदे से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। आप लोगों के लिए काम करना तो बहुत दूर की बात। वो तेज़ी से कदूरत भरे लहजे में बोला तो इब्राहिम बख्श मुस्कुराकर उसका सुर्ख चेहरा देखने लगे थे। ठीक है, तो भूल जाओ हमारे दरमियान कोई बात हुई है, मगर याद रखना इस बार गए तो वापस मैं आने नहीं दूंगा तुम्हें। चाहे तुम कितना ही क्यों ना तड़पो, चाहे तुम कितना ही क्यों ना बोलो कि तुम्हारा भी हक बनता है इस बांदी पे, मगर तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगा उससे मैं। अगली बार जब आओगे तो तुम्हारे लिए दरवाजे वैसे नहीं खुलेंगे जैसे आज खुले हैं और ना मुलाजमिन तुम्हारी बात मानेंगे। इसीलिए सोच समझकर इस बार हवेली से बाहर कदम निकालना। उनकी धमकियां सुन अमन ने अपनी मुठ्ठियां भेजी थीं। कोई इतना भी बेगैरत कैसे हो सकता है? शर्म आती है आपको ज़रा भी? वो पोती है आपकी,
आपका खून कैसे बेगैरतों की तरह यूँ सौदा कर रहे हैं उसका। अमन चाह कर भी खुद को रोक नहीं सका था। अमन बख्श, मत भूलो किसके सामने बैठे हो तुम। अमन के अल्फाज उन्हें अपनी सख्त तौहीन मालूम हुए थे। वो फ़ौरन ही अपनी जगह से खड़े होकर चिंगारे थे। बहुत मुश्किल था अमन के लिए इस लम्हे अपना गुस्सा काबू करना, मगर वो बेबस था। जूनी की गलतियों ने उसे बेबस कर दिया था आज। ठीक है, मैं तैयार हूँ, जो आप बोलेंगे वो करूँगा, मगर शर्त है मेरी भी। आप सोनी से मेरा निकाह करेंगे आज, अभी इसी वक्त। उसने रोबदार अंदाज में अपनी शर्त रखी थी। हरगिज़ नहीं, वो भागी हुई है और हमारे यहाँ भागने वाली लड़कियों की क्या सज़ा होती है ये तुम अच्छे से जानते हो। हाँ, ये मुमकिन है कि तुम्हारे लिए मखसूस हो जाए। जैसे आफिया थी, तुम्हारे अलावा कोई नहीं छुएगा उसे, तुम्हें ही हक होगा उसे सज़ा देने का, और ये हमें यकीन है कि तुम देना भी चाहोगे। आखिर वो तुम्हारे जज्बात से खेलकर तुम्हारे हिस्से की जायदाद लेकर भागी थी। बदले की आग तो तुम्हारे सीने में भी लगी हुई होगी। उन्हें यकीन था वो बदला ज़रूर लेना चाहेगा। आखिर वो उनका कौन था। एक औरत जिससे आपको मोहब्बत हो, आप उसके लिए पूरे ख़ानदान से लड़ जाएं, इससे निकाह की ख्वाहिश में मस्जिद के दरवाजे तक पहुंच जाएं, लेकिन वो धोखा देकर भाग जाए और फिर तकदीर ऐसा वक्त लाए कि आपको उसे सज़ा देने का मौका मिले। उसके हुस्न को जिस पर वो इतराती थी मिट्टी में खाक कर देने का मौका मिले। तो इब्राहिम बख्श के नज़दीक कौन ऐसा मौके को गंवाना चाहेगा। लाखों मोहब्बत का दावेदार था, मगर बदले की आग सीने में ना हो ये कैसे मुमकिन है। ख़ास तौर पर मर्द अपनी तजलील इतनी जल्दी नहीं बोलता है। अमन खामोश हो गया। उसे लगा उन्हें अगर ये पता चला कि वो जूनी से अभी भी मोहब्बत करता है तो वो मज़ीद उसकी मोहब्बत को इस्तेमाल करेंगे उसके खिलाफ। यकीनन इब्राहिम बख्श उसका दिल टटोल रहा था उन बातों से, और ये बात वो बखूबी समझ चुका था। बहुत तेज़ है। अगर वो समझते हैं कि बदले लेने के लिए रख रहा है तो उसमें कोई मजाक नहीं। जब तक जूनी महफूज है मुझे मंजूर है। वो इतनी जल्दी राज़ी हो जाएगा, इब्राहिम बख्श को अंदाज़ा न था। वो बहुत अड़ियल था। इतनी जल्दी कैसे हथियार डाल गया। वो यही सोच बगौर उसका चेहरा देखने लगे थे। दादा पोते के कमरे से बाहर आते ही फ़ाइज़ राना अजनत से उनकी जानिब आया था। अब्बा हुजूर, आपके फ़ैसले का मुंतज़िर बैठा हूँ मैं। वो जैसे याद दहानी करा रहा था कि जूनी का फ़ैसला अभी भी अटका हुआ है। दादा, मैंने पहले भी कहा है और फिर कह रहा हूँ, वो मेरी मंगेतर है, इसीलिए सबसे ज़्यादा मेरा हक बनता है उस पर, और मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। शहरोज़ अपनी बात पर अभी भी कायम था। ठीक है, क्योंकि तुम मंगेतर थे इसीलिए सबसे ज़्यादा हक भी तुम्हारा है इस पर, लेकिन अगर तुम इससे निकाह करते हो तो हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तुम हमारे कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हो इस भागी हुई लड़की से निकाह करके जो सज़ा की हकदार है। अब जबकि तुम उससे निकाह कर रहे हो तो फिर हम वो सज़ा भी तुम पर आयद करते हैं। हम उसे जहेज़ के तौर पर कुछ नहीं देने वाले, हत्ता कि उसकी जायदाद का हिस्सा भी नहीं। इब्राहिम बख्श तो क्या पूरी हवेली इस बात से बाखूबी वाकिफ़ थी कि बगैर जायदाद के हिस्से के शहरोज़ कभी भी जूनी से शादी करने के लिए राज़ी नहीं होगा, ख़ास तौर पर उस वक्त जब उस भागे हुए 2 साल हो चुके थे और ना जाने वो लड़की कहाँ और किसके साथ रहकर आ रही हो। उनकी बात सुन शहरोज़ को जैसे धचका सा लगा था। जायदाद के बगैर जूनी उसके किस काम की। वो क्या करेगा उससे शादी करके। वो तो उससे मोहब्बत तक नहीं करता। क्या सोच रहे हो शहरोज़। वो निकाह के लिए राज़ी है। हाँ कहो जल्दी। शामिर उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर अजरत से गोया हुआ था। उसके नज़दीक वो मोहब्बत करता था जूनी से, बेपनाह मोहब्बत। जायदाद मिले या न मिले उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। शामिर के कहने के बावजूद भी शहरोज़ खामोश रहा तो वो उलझकर उसे देखने लगा। क्या हो गया है शहरोज़। शामिर ने इस बार पकड़ कर झंझोड़ा था। जूनी उसे भी पसंद थी, मगर उसने सिर्फ इसी नहीं छोड़ी क्योंकि उसका छोटा भाई फूट फूट कर रोया था उसके गले लगकर जूनी की मोहब्बत में। आज जब जूनी उसे मिल रही थी तो फिर वो क्यों खामोश खड़ा था। अमन मुस्कुरा दिया क्योंकि बाखूबी जानता था कि उसकी दुखती रग पर हाथ रखा है दादा ने। शहरोज़, तुम मोहब्बत करते हो ना। शहरोज़ की खामोशी मानो अब उसे समझ आने लगी थी। उसके दिल को शदीद कर्ब पहुंचा था। आज शाहमीर को अपनी माँ की बात याद आई और लगा हाँ वो सच कह रही थी, बस वो ही अंधा बन रहा था अपने भाई की मोहब्बत में। अब्बा हुजूर, इसका अभी फ़ाइज़ाना कुछ कहता है इससे कबल ही शाहमीर शहरोज़ का हाथ छोड़ तेज़ी से दांत पीसते हुए अपने दादा की जानिब देख गोया हुआ था। आप उसे मेरे निकाह में दे दें, मुझे बगैर जहेज़ के मंजूर है वो। अगर वो जूनी को बांदी बनने से बचा सकता था तो वो बाखुशी राज़ी था इससे दूसरा निकाह करने के लिए। बस उसका ये कहना था कि पीछे के बर्तन गिरने की आवाज़ आई, जिस पर सब पीछे की जानिब मतवज्जह हुए। शामिर ने भी पलट कर देखा था। वो बर्तन मरियम के हाथ से गिरे थे जिनमें वो जूनी के लिए सूप बनाकर लाई थी। मरियम ने कुछ न कहा, लेकिन उसकी आंखें वो शदीद शिकवा करती मालूम हुई। मरियम के चेहरे पर एक दिलजली से मुस्कान उभर आई थी। शामिर शर्मिंदा सा हो गया। उसके दिल में कोई पुरानी मोहब्बत को पाने की नीयत ना थी। वो सिर्फ जूनी को बांदी बनने से बचा रहा था। नहीं, तुम उसके मंगेतर नहीं हो, इसलिए तुम्हारा जूनी पर कोई हक नहीं। और फिर वैसे भी 2 आलाती बहनें एक आदमी की निकाह में बेक वक्त जमा नहीं हो सकती। उनकी बात सुन शामिर के कान खड़े हुए थे।
उनकी आंखों में हैरत झलकी, ना सिर्फ उसकी बल्कि अमन की भी, क्योंकि दोनों ही इस मुतालिक कुछ भी नहीं जानते थे। और जानते भी कैसे? दोनों ने 2 साल से हवेली से कोई रब्ता ही नहीं रखा था। अलाती बहनें? शामिर ने उलझकर दोहराया था। जूनी और मरियम बहनें हैं। अमन ज़ेरे-लब बड़बड़ाकर शामिर को देखने लगा, जो खासा शॉक्ड में नज़र आ रहा था। हाँ, मरियम कोमल और फ़हीम की बेटी है, यानी जूनी की अलाती बहन। फैज़ बख्श, जो उसी वक्त वहाँ आए थे, शामिर को देख बताने लगे। ये एक इत्तेफाक था, मरियम ने उसे इस्तेमाल किया था इस हवेली के अंदर पहुँचने के लिए। अब वो यही सोच रहा था। अब ये मत कहना कि तुम नहीं जानती कि वो अपना हिस्सा मांग रही है फ़हीम की जायदाद में, और इसी लड़ाई की वजह से अम्मा ने उसे हवेली से निकाल दिया था, जिसे तुम फिर ले आए। फैज़ बख्श के अल्फाज सुन वो मज़ीद उलझा था। मरियम ने कभी इससे करीब नहीं आने दिया। मियाँ बीवी होने के बावजूद वो दरमियान में तकिया हायल करती थी। 2 साल बाद भी उनका रिश्ता अजनबी से ज़्यादा ना था, जबकि हवेली में उसके पीठ पीछे वो अपने हिस्से के लिए आवाज़ बुलंद कर लड़ाई की इब्तिदा कर चुकी थी। सभी जानते थे कि वो फ़हीम की बेटी है, सिवाय उसके सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये सोच के उसे इस्तेमाल किया है मरियम ने। वो गुस्सा व गम व दुख की कैफियत से सरशार था, तो वो लड़की उसका इस्तेमाल कर रही थी सिर्फ अपने हिस्से की फ़हीम से जायदाद लेने के लिए। उसे समझ नहीं आया इस लम्हे वो हंसे या रोए। अब्बा हुजूर, तो जूनी को बांदी बनाया जा रहा है ना? फ़ाइज़ राना जैसे अपनी बात पुख्ता कर रहा था। अमन खामोशी से खड़ा तमाशा देख रहा था। वो जानता था कि उसका दादा अपनी शर्त मनवाने के बाद बाकी सब से खुद निपट लेंगे। हाँ, आज से जुनैशा बख्श बांदी है। इतना ही सुनना था कि फ़ाइज़ राना के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। उसे बस यही तो चाहिए था, लेकिन उनका जुमला फ़ाइज़ राना की सारी पल भर की खुशी खाक कर गया था, सिर्फ अमन बख्श की। ओप्स! अब्बा हुजूर, फ़ाइज़ राना फ़ौरन एहतजाजन चीखा था। उसके सिर से पाँव तक आग जो लग गई थी जिस्म में। क्या? इब्राहिम बख्श उसकी जानिब देख। अमन उसे सज़ा नहीं देगा, ये तो उससे मोहब्बत करता है और बांदी इसीलिए बनाया जा रहा था उसकी सज़ा दी जा सके। अमन उससे मोहब्बत करता था? है नहीं, वो भी बदले की आग सीने में लिए बैठा है, इसीलिए हम उसे मौका दे रहे हैं। एक तीर 2 निशाने लगाए हैं इस फैसले से हमने। जुनैशा बख्श को सज़ा भी मिल जाएगी और हमारे पोते का कलेजा भी ठंडा हो जाएगा। इब्राहिम बख्श के कहते ही शामिर और बाकी सब अमन को बेयकीनी से देखने लगी। हाँ, ये मोहब्बत नहीं हो सकती जिसमें वो बजाय निकाह के अपनी कनीज़ बनाने पर राज़ी हो जाए। शामिर को यकीन न आया। क्या जो उसने गाड़ी में देखा था वो झूठ था? और अगर वो झूठ नहीं था तो अमन कैसे राज़ी हो गया उसे अपनी कनीज़ बनाने पर? मेरी बेटी किसी की कनीज़ नहीं बनेगी। कितनी बार कहूँ मैं? फ़हीम अपने बाप का फैसला सुन चीखते हुए दरवाजे से दाखिल हुआ था। फ़हीम, आवाज़ नीची रखो। इब्राहिम बख्श ज़ोर से दहाड़ा था। नहीं, मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से ख़त्म कर दूंगा, मगर बांदी नहीं बनने दूंगा। बेटी है वो मेरी। आपको तो कोई लिहाज व शर्म गरत है ही नहीं। अपनी पोती को बांदी बना रहे हैं। कुछ तो खुदा का खौफ करें। फ़हीम मारे जलाल के उनके सामने आकर खड़ा हुआ था। अपनी बेटी पर आई तो आग लग गई। जब गाँव वालों की बेटियों को नोचते थे तब याद नहीं आता था ये सब। फ़ाइज़ राना खामोश नहीं रह सका था। माना फ़ाइज़ राना खुद कौन सा दूध का धुला था, लेकिन जो उसने कड़वी बात कही वो भी सच थी। क्यों दूसरों की बेटियों की इज्जत से खेलना इतना आसान लगता है एक मर्द को, और जब बात अपनी बेटी की इज्जत पर आए तो आग लग जाती है। गोया अपनी इज्जत, दूसरे की इज्जत कुछ नहीं। अपनी बेटी, दूसरे की बेटी गोश्त का लोथड़ा। तो चुप रहे आस्तीन के सांप, वरना कुचलने में देर नहीं लगाऊंगा, समझा? फ़हीम उसका कॉलर पकड़ आंखों में शोलेबारी लिए चिंगाड़ा था। फ़हीम, छोड़ो इसे, अब्बा फैसला सुना चुके हैं। अगर तुम्हें एतराज़ है तो तुम चले जाओ यहाँ से। फैज़ बख्श उसके हाथ से फ़ाइज़ राना का कॉलर छुड़ाते हुए भी भर कर बोला था। तुम्हारी बेटी नहीं है ना वो, इसीलिए तुम्हारे लिए इतना आसान है अब्बा का फ़ैसला कबूल करना। अगर मेरी बेटी की जगह तुम्हारी बेटी होती तो फिर मैं पूछता, कितना मानते हो तुम अब्बा के फ़ैसले को? फ़हीम दाँत पीसते हुए आग बबूला होकर दहाड़ा था। फ़हीम, अगर तुम्हें हमारे फ़ैसले पर एतराज़ है तो तुम हवेली से जा सकते हो, मगर यहाँ रहकर हमारे फ़ैसले के खिलाफ जाने की गलती दोबारा ना करना। इब्राहिम बख्श एक एक लफ्ज़ चबा कर गुस्सैले लहजे में गोया हुए थे। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। फ़हीम ये कहकर आहिस्ते से पीछे की जानिब कदम लेने लगा। सब हैरान हुए, वो इतनी आसानी से कैसे मान गया। अगले ही लम्हे वो मुड़कर तेज़ी से जूनी की जानिब दौड़ा, मगर जाते जाते उसे ख़त्म करके जाऊँगा। जूनी को होश अभी कुछ वक्त पहले ही आया था, जिसकी वजह से वो सब बातें सुन चुकी थी उनकी लड़ाई की, और कुछ ना सुन सकी। दिमाग सुनसी कैफियत में होने के सबब उसका बाप उसके पास आया था। ये भी देखा उसने बेजान लड़की ने। उसने गला दबाया। वो ये भी देखती रही। उसके बाप की आंखों में पहली बार आंसू थे। जूनी ने ये भी देखा था। एक बार भी उसने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की, ना फड़फड़ाई। गोया वो भी यही चाहती थी कि उसका बाप उसे मार कर यहाँ से जाए, जिंदा ना छोड़े इन जालिमों के लिए। आहिस्ता आहिस्ता उसका सांस घुटने लगा था। उसकी बिलोरी खूबसूरत आंखें बाहर उबल आई थीं। मरियम वहीं खड़ी थी। चाहती तो अपने बाप को हटाती, मगर उसने ऐसा ना किया, क्योंकि पहली बार उसका बाप कुछ सही कर रहा था। एक हराम की ज़िंदगी से कहीं बेहतर मौत थी। अमन ये देख हवास बाग
होकर भागता हुआ उसको बचाने आया था। चाचा छोड़ें इसे। उसने फ़हीम का हाथ हटाने की कोशिश की तो पीछे से मरियम ने उसे हटाने के लिए कांच का गिलास उसके सर पर दे मारा था। उस लड़के का सर चकराया, सर से फ़ौरन ही खून निकलने लगा था। शाहीन बेगम उस पर ज़ोर से चीखी थी और करीब आकर उसके चेहरे पर तमाचे बरसाने लगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई डैश मेरे पोते को मारने की? अमन तो शुरू से ही उनका लाडला था, जिसकी नज़र उतार उतार कर वो थकती नहीं थी। मरियम ने उसे तकलीफ़ पहुंचाकर अपनी मौत को खुद दावत दी थी। हाथ मत लगाइएगा इसे, बीवी है ये मेरी। शाहीन बेगम ने अपनी पूरी ताकत से उसे थप्पड़ मारा था। अभी वो मरियम को लगता इससे कबल ही ना जाने कहाँ से शामिर बीच में आ गया था और थप्पड़ बजाय मरियम के उसके गल पर रसीद हुआ। लो अगले ही पल वो बिपर कर अपनी दादी को देख जोर से दहाड़ा था। शाहीन बेगम ने देखा शामिर ने फ़ौरन ही उसे अपने पीछे छुपा लिया था। उसे मरियम को अमन के मारने पर कोई एतराज़ नहीं था। इब्राहिम बख्श ने उसे बांदी बनाया था। उसकी नज़र में भी उसका चाचा जूनी को जान से मारकर बिल्कुल ठीक कर रहा था। दूसरी जानिब सर पर लगने के बावजूद भी वो फ़हीम को रोकने की कोशिश कर रहा था। दूर हटो तुम कमीनो। फैज़ बख्श फ़ाइज़ राना भी फ़हीम को हटाने लगे, मगर उन दोनों को ही फ़हीम ने एक एक करके खुद से दूर धकेल दिया था। शायद ये पहली बार था कि मरने वाला और मारने वाला दोनों ही रो रहे थे। तेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था मरने से पहले कि अगर कभी ऐसा वक्त आए कि उसकी बेटी को मेरी ज़रूरत हो तो मैं उसका साथ दूँ। आज अक्सर देख लेगी, मैंने अपना वादा वफ़ा कर दिया। मैं तुझे मार रहा हूँ क्योंकि यही तेरे लिए सबसे बेहतर है मेरी बच्ची। फ़हीम बख्श दुनिया का पहला बाप था जिसने अपनी बेटी को पहली बार मोहब्बत से मेरी बच्ची कहा था। तो कब? जब उसे मौत के घाट उतार रहा था। जूनी ने बस अपने बाप की आंखों से गिरने वाले आंसू अपने रुखसारों पर गिरते देखे थे। कितनी हसरत थी उसे उसका बाप उसे प्यार से बुलाए। कितनी हसरत थी उसे इन आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखने की। बाप मोहब्बत ना करे तो बेटी वैसे ही मर जाती है, क्योंकि बड़ी हसास तबीयत की मालकिन होती है वो भी ना जाने कितनी बार मरी थी। आज जब वो मोहब्बत से मार रहा था तो वो तैयार थी। उसने धुंधली आंखों से आखिरी बार अमन को देखा, जो उसे अपने बाप का हाथ हटाने की कोशिश करता नजर आ रहा था। फिर उसने आंखें मूंद लीं, गोया मौत को गले लगाने के लिए बाखुशी राजी हुई। अपनी माँ से मिलने की भी तो जल्दी थी ना उसे। अगले ही पल अमन ने मारे तेज के फ़हीम के सर के पास रखा गुलदान दे मारा था। उसके लगते ही फ़हीम की पकड़ जूनी पर ढीली पड़ी थी और वो चकराकर वहीं फर्श पर गिर गया था। उसके गर्दन छोड़ते ही जूनी को खांसी लगी और वो गहरे गहरे सांस भरने लगी। फ़हीम। शाहीन बेगम मरियम को छोड़ अपने बेटे की जानिब लपकी थी। उसके सर से खून निकल रहा था। फैज़ बख्श उसे अपने मुलाजमीन के साथ लेकर अस्पताल ले जाने की नीयत से बाहर भागा। अमन, जूनी को अपने कमरे में ले जाओ। इब्राहिम बख्श के हुक्म पर उसने जूनी के कमज़ोर वजूद को अपनी बाहों में भरा। नहीं, मैं अपनी बहन को नहीं ले जाने दूंगी। मरियम अमन को जूनी को ले जाता देख तेज़ी से उसके रास्ते में आकर खड़ी हुई थी। शामिर, संभालो अपनी बीवी को। शाहीन बेगम शामिर को देख गुस्से से चीखी थी। शामिर वाकिफ़ था वो चाहकर भी नहीं रोक सकते ये सब। वो मरियम के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे रास्ते से हटाने लगा था। शामिर, मुझे रोकने के बजाय तुम मुझसे रोको। वो एहतजाजन ज़ोर से अपने शौहर पर चीखी थी। मरियम, चलो यहाँ से। वो हाथ पकड़कर खींचने लगा। मैं नहीं जाऊँगी। शामिर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ बचाओ मेरी बहन को। शहरोज़, वहाँ खड़े क्या हो? तुम तो मोहब्बत करते थे ना? बहुत मोहब्बत लालची तो नहीं होती? तुम हाँ करो प्लीज़। जूनी ने हैरत से सामने खड़ी लड़की को देखा, जो उसके लिए उससे ज़्यादा रो रही थी। क्यों वो बार बार उसे अपनी बहन कह रही थी? क्यों वो ऐसे रो रही थी जैसे उसकी जान निकल रही हो? वो तो एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं थे। शामिर, इस बार इब्राहिम बख्श की रोबदार आवाज़ उसके कानों की समाज से टकराई थी। अपनी बीवी को खुद हटा लो, वरना हम इस लड़की को बाहर फेंकवाने में देर नहीं लगाएंगे। इब्राहिम बख्श की बरहमी से कहते ही शामिर मजबूर होकर उसे ज़बरदस्ती करने पर अमन को वो क्या बुरा भला कहे, उसका तो अपना भाई तक दगा दे गया था। अगले ही पल उसने झुककर मरियम को बोरी की तरह कंधे पर लाद लिया था। छोड़ो मुझे शामिर, मैंने कहा छोड़ो। तुमने ये अच्छा नहीं कर रहे हो, छोड़ो। वो मुसलसल शामिर के कमर पर मुक्के बरसा रही थी, मगर मुकाबिल के सख्त जिल्द पर इस फूल जैसी मार का कोई असर न था। वो सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अमन आज 2 साल बाद अपने कमरे में आया था। उसे आज भी याद है कैसे आखिरी बार उसकी बाहों में खून आलूद आफिया पड़ी थी, जिसे अपने ही कमरे से खौफ आया हुआ था, जैसे अपने ही कमरे से खौफ आया हो उसे। फिर बड़ी हिम्मत जमा कर बेडरूम की जानिब बढ़ा। उस नाजुक कमज़ोर लड़की को आहिस्ते से अपने बेड पर लिटाया। वो अभी भी खामोश थी। अमन उसे यूं ही बेड को बगौर देखता रहा था। ज़िंदगी में पहली बार अमन का देखना उसे खौफ में मुब्तला कर रहा था। अब उनके दरमियान सब बदल गया था। अब वो उसकी कज़िन नहीं रही थी, अब वो उसकी बांदी थी। अब वो उसकी इज़्ज़त नहीं थी, अब वो सिर्फ उसकी सज़ा की हकदार थी। जो चाहे करे, कोई पूछने वाला नहीं। अमन की नज़रें उसके ज़ख्मी होठों पर थीं। उन्हें देखने की नीयत से वो हल्का सा उसके चेहरे पर झुका तो मुकाबिल तेज़ी से अपना रुख दूसरी जानिब मोड़ गई। मतलब साफ था, वो नहीं चाहती कि अमन उसे छुए। वो जब से भागी थी, बस यही तो एक खौफ था उसके दिल में कि अमन बख्श उसे पकड़कर बांदी बना लेगा। माना देर से ही, लेकिन खौफ सामने आया ज़रूर।
जिसकी बीवी बनने के ख्वाब आंखें देखती थी, आज उस लड़के की कनीज बन उसके बेडरूम में आई थी। वो अपनी हालत पर मातम ना करती तो और क्या करती। तुम आराम करो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ तुम्हारे। अमन आहिस्ते से कहता बेड से उठा। इसके कमरे से जाते ही जूनी तकिए में मुंह देकर फुट फुट कर रोने लगी थी। अमन वापस आया तो उसे जूनी पूरी कंबल में लिपटी नजर आई। क्या वो इतनी जल्दी सो गई? अमन के हाथ में खाने की ट्रे थी, उसने खुद भी कुछ नहीं खाया था। वो सर पर सफ़ेद पट्टी बंधवा कर आया था मुलाजिम से, ताकि मज़ीद सर से खून ना निकले। बाकी सुबह डॉक्टर को दिखाएगा जाकर, ये सोच लिया था उसने। कुछ लम्हे वो खड़ा उसके कंबल में लिपटे वजूद को देखता रहा था, फिर आहिस्ते से खाने की ट्रे साइड टेबल पर रख कर अपने स्टडी रूम की जानिब बढ़ गया। वो देखना चाहता था कि उसका गार्डन अब कैसा है। उसके जाने के बाद उसके फूल को किसी ने पानी दिया या नहीं। जूनी जाग रही थी, मगर खौफ के मारे कंबल से मुंह न निकाला। अमन का पूरा खूबसूरत बागीचा अब उजड़ गया था। उसकी हालत देख दिल मजीद पार हुआ। वो खामोशी से सूखी ज़मीन पर बैठ गया। अब जाके उसने इजाज़त दी अपनी आंखों को कि आंसू बरसा लें, उन्हें कोई नहीं देख रहा है। जब फ़हीम जूनी को मार रहा था, वो लम्हा उसके लिए ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा था, इस कदर दर्दनाक कि दोबारा उसे कभी ना जीना चाहे। अभी वो अपने गमों में मसरूर था कि उसका सेल रिंग हुआ। कॉल आफिया ने की थी, जो उसके लिए बहुत परेशान थी। ना तो वो जूनी को यहाँ अकेला छोड़ सकता था और ना आफिया को ज़्यादा दिन वहाँ। आफिया, मैंने अंबर की अम्मी को कॉल कर दी है, थोड़ी देर बाद वो तुम्हें लेने आ जाएंगी, तुम सामान पैक कर लो। भाईजान, कहाँ चले गए हैं आप अचानक? आप किसी बड़ी परेशानी में तो नहीं फंसे हुए ना? अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझसे शेयर करें, मैं बहन हूँ आपकी। आफिया रुहासा होकर बोली तो वो मुस्कुरा दिया। अरे पगली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ख्वामोखा रोना धोना मचाने की ज़रूरत नहीं है। काम से आया हूँ अपने दोस्त के साथ, जल्दी वापस आ जाऊँगा, फिक्र न करना। वो बड़े प्यार से समझाने लगा था। ये पहली बार था जब वो आफिया से इसकी याददाश्त जाने के बाद दूर हुआ था। और जूनी, वो भी अचानक गायब हो गई है। मैं वापस आकर देखता हूँ, तुम फिक्र न करो, कहा ना मैंने। फिर कुछ लम्हे खामोशी के बाद एक गहरा सांस लेकर, बल्कि असल में मैंने जूनी से भागकर शादी कर ली है। अमन को अचानक ही शरारत सूझी थी। क्या? उसका सीधा साधा भाई भी, जो शादी का नाम भी लो तो चिढ़ जाता था, उसने भागकर शादी कर ली है? आफिया को जैसे झटका लगा हो सुनकर। उसे इतने बड़े हादसे की उम्मीद ना थी। हाँ, और अब उसकी पूरी फ़कीर बिरादरी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। हम सुबह से भागते फिर रहे हैं। वाकई? ना कर यार, वो बेसाख्ता बोली थी। अमन ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी। माना वो देख नहीं रहा था, मगर इमेजिन कर सकता था कि उसकी बहन इस वक्त किस हाल में होगी ये न्यूज़ सुन। भाईजान, जूनी को फाइटिंग बहुत अच्छी आती है। जब उसकी फ़कीर बिरादरी लड़ने आए तो उसे ही आगे कर दीजिएगा। आफिया के कहते हैं अमन की मुस्कुराहट रंजीदा सी हुई थी। मैं मजाक कर रहा था। मज़ीद दिल ना किया उस मजाक को कंटिन्यू करने का। जानती हूँ भाईजान, वो मुस्कुराकर बोली थी। दरवाज़ा बज रहा है, लगता है आंटी आ गई हैं, मैं फ़ोन रखती हूँ। नहीं, पहले मेरी आंटी से बात करवा दो। उसके कहते ही आफिया ने उसके अंबर की वालिदा से बात करवाई। आफिया अंबर के घर रहने चली गई थी, ये सोच अब वो थोड़ा सुकून में था। वो खूबरू नौजवान वापस अंदर आया तो अभी भी जूनी कंबल में लेटी नजर आई थी। चलो उठो, खाना खाओ, उसने कंबल उसके चेहरे से जुदा कर आहिस्ते से कहा था। जूनी ने आंखें बंद रखीं। उठो जू, बस उसका प्यार से जू कहना था कि उनकी बंद आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे की सफ़ेद रोशनी में उसकी सफ़ेद जिल्द पर बहता आंसू अलग ही नुमाया था। वो कैसे ना देखता, तो वो जाग रही थी। जू, रो क्यों रही हो? उसने आंसू साफ़ करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, जूनी तेज़ी से अपने हाथ से साफ़ कर गई। चलो उठो, खाना खाओ। वो खाने की ट्रे लेने के लिए टेबल की जानिब गया था। वो नहीं चाहती थी कि अमन को उठाने के बहाने मौका मिले करीब आने का, इसीलिए वो खुद ही उठकर बैठ गई थी। मैं खिला देता हूँ, उसने लुकमा बनाकर उसके लबों से लगाया तो वो उसे देखने लगी थी। शिकवा करने का कोई हक नहीं था उस लड़की के पास, मगर फिर भी करना चाहती थी कि क्यों मुझे अपने निकाह में लेने के बजाय बांदी बनाया है काले बिल्ले। क्यों? जो उसके साथ हुआ वो सब उसकी करतूत थी, जिनका अब फल चख रही थी वो। क्या? मुँह खोलो, अमन ने आहिस्ते से कहा था। वो बहुत नॉर्मल दिखाई दे रहा था जूनी को, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जू, मुँह खोलो। उसने अब भी ना खोला था, सिर्फ उसका चेहरा देखती रही थी, हत्ता कि खूबसूरत चेहरा अब धुंधला नजर आने लगा था। जू, चलो शाबाश, खाना खाओ, उसने फिर कहा तो उसने खा लिया। अमन अगला लुकमा बनाकर अपने मुंह में डालने लगा और फिर जैसे कुछ याद आने पर हाथ रुका हो। तुम खिलाओ ना मुझे, वो भी अपने हाथ से, उसने बड़ी नरमी से फरमाइश की। जूनी ने अपनी आंखों से बेदर्दी से आंसू पोंछे, फिर रोटी का लुकमा छोटा सा बनाकर अमन के लबों से लगाया। उसने मुस्कुराते हुए खा लिया था। वो खुद उसे खिलाने के बाद हर बार उससे फरमाइश करता वो उसे खिलाए। जूनी भी बगैर किसी एहतजाज के खिलाती रही थी।
खाने का दौरानिया एक दूसरे को खिलाने के चक्कर में 15 की जगह आधे घंटे का हो चुका था, मगर किसी परवाह थी। वो खुश मुतमईन था कि वो चुलबुली गुड़िया उसके पास है, उसके सामने सही सलामत। बस वो चुलबुलापन गायब था। यकीन भी वो भी जल्दी ही लौट आएगा, इस उम्मीद के साथ वो मुस्कुराते हुए उसके साथ खाना खाता रहा था। अमन के खाना रखने जाते ही वो फिर कंबल ओढ़कर लेट गई थी। वो वापस आकर कपड़े चेंज करने चला गया। उसकी अलमारी में कपड़े पहले से सेट थे। ये देख उसे कोई हैरानगी नहीं हुई। अमन ने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी। एक बार उसे फ़हीम का ख्याल आया, फिर सोचा बाकी लोग हैं, वो देख लेंगे उसे। जू सो गई? पीले लैंप की रोशनी में उसने कंबल से लिपटी वजूद की जानिब देख इस्तफसार किया था। दूसरी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। जू, मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो, इसलिए नाटक ना करो सोने का। उस वजीहा नौजवान के कहने के बावजूद भी कोई हरकत ना हुई थी, तो मजबूरन उसे खुद करीब आना पड़ा था। उसने कंबल फिर चेहरे से जुदा किया। जूनी ने अब भी सोने का नाटक जारी रखा था। उसकी नज़र फिर जाकर उसके ज़ख्मी होठों पर गई। वो बेड से उतरकर तेल लगाने लगा। अमन के जाते ही जूनी ने आंखें खोलकर उसे देखा। वो दराज में कुछ ढूंढता नजर आ रहा था। उस हसीन गुड़िया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। क्या ढूंढ रहा है ये इतनी रात को? प्रोटेक्शन तो नहीं? ये ख्याल आते ही उसने थूक गले में निकला था। जाहिर सी बात है, वो अपना बच्चा एक कनीज़ के साथ थोड़ी करेगा। वो शदीद रंजीदा हुई। अमन ने तो कोई लिहाज ही ना रखा मोहब्बत का जो उनके दरमियान थी। कैसे पहले ही रात उसे नोचने चला आया। अमन दराज बंद करके जैसे ही पलटा, उसकी आंखें ज़ोर से मीच लीं, जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर मीच लेता है। क्योंकि लैंप की रोशनी दराज तक रसाई का हासिल नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो देख न सकी कि अमन ने क्या निकाला है। वो वापस उसके पास आकर बैठा। जूनी ने आंखें ना खोली थीं। कुछ लम्हे बाद उसे महसूस हुआ कि अमन की उंगली का नर्म व गर्म लम्स किसी तर चीज़ के साथ उसके होठों पर लगा हो। उसने आंखें ना खोली। वो जो कर रहा था उसे करने दिया। होठों पर हल्की सी ज़बान फेरते ही उसे महसूस हो गया था कि उसने तेल लगाया है। वो और उस ख्याल से कि वो तेल लेने गया था, जान में जान आई। जू, प्लीज़ नाटक बंद करो। मैं जानता हूँ तुम नहीं सो रही। उठो यार। अमन की आवाज़ में इस बार ज़रा सी सख्ती थी। मुकाबिल ने मानो कसम खा रखी थी कि वो कुछ भी बोलता रहे, वो आंखें नहीं खोलेगी। ओके, मत खोलो आँख, फिर मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ। मेरा वैसे भी बहुत दिल चाह रहा है। बस उसका संजीदगी से कहना था कि जूनी ने ना सिर्फ आंखें खोली बल्कि बुर्क की फुर्ती से उठकर बैठी थी। मुकाबिल उसका रिएक्शन देख ज़ेरे लब मुस्कुराया था। उसने अमन की जानिब देख, जिसकी मुस्कुराहट खूबसूरत आंखें इसी के वजूद पर टिकी थीं। जूनी ने देखा, वो तो अपनी जगह से 1 इंच तक नहीं हिला है। उनके दरमियान काफ़ी फासला था। मुझे थोड़ा डर लग रहा है जू, मुझे हाथ पकड़ सकता हूँ तुम्हारा? बहुत नरमी से एहतजाजी लहजे में सवाल किया था। जूनी को लगा उसके करीब आने का बहाना है, सब कुछ उसके हक में था, फिर वो भला क्यों डरने लगा। वो फुर्ती से वापस लेट गई। अभी कंबल मुंह तक ओढ़ने की नीयत से हाथ से थामा ही था कि मुकाबिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे वाकई डर लग रहा है। उस दिल फरेब हुस्न वाले नौजवान ने हाथ पकड़कर आहिस्ते से अपनी बात पर यकीन दिलाने की कोशिश की थी। माना वो जाहिर नहीं कर रहा था, मगर वो भी डरा हुआ था। उस कमरे का आखिरी बार उसका मंजर वो आज तक भूला नहीं था। वो पंखा, उससे लटका आफिया का बेजान वजूद, बेजान व खून आलूदा जिस्म, टूटी हुई LCD, गोया हर एक चीज़ फिल्म की तरह उसकी आंखों के आगे चल रही थी, जिसके सबब वो खौफ में मुब्तला हुआ था। अमन कभी भी जूनी के साथ एक बेड शेयर ना करता अगर वो खुद खौफजदा ना होता। जूनी ने पहले चाहा कि हाथ छुड़ा ले, मगर अगले ही पल उसने महसूस किया मुकाबिल के हाथ थामने की मजबूती को। जैसे कोई बच्चा डर जाता है किसी बड़े का हाथ मजबूती से पकड़ लेता है, वो बिल्कुल इसी तरह पकड़ा हुआ था। वो हैरान हुई, उसे किस बात का डर भला? अमन आंखें बंद कर चुका था सोने की नीयत से। जूनी उसका खूबसूरत चेहरा पीले लैंप की रोशनी में अलग से चमकता देख रही थी। इस वजाहत से मालामाल काले कुर्ते में मलबूस नौजवान ने जुल्म किया था अपनी कनीज़ बनाकर उसकी जान पर, ना सिर्फ जान बल्कि ख्वाबों अरमानों पर भी। मगर उसके बावजूद वो ना छुड़ा सकी अपना हाथ। नहीं जानती क्यों, बस नहीं छुड़ा सकी। छुड़ाना तो दूर की बात, वो कोशिश तक नहीं कर सकी छुड़ाने की। शाहमीर, मैंने कहा नीचे उतारो। वो ज़ोर ज़ोर से एहतजाज कर रही थी, मगर उसके एहतजाज का मुकाबिल पर कोई असर ना हुआ था। शाहमीर ने लाकर उसे बेड पर पटका। माना दादी के सामने उसने साइड ली थी मरियम की, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि उसका गुस्सा ख़त्म हो गया हो। आखिर को उस लड़के ने इस्तेमाल किया था उसका। तुम आप जानकर आई थी ना मेरी गाड़ी के सामने। वो ख़ुद को संभाल कर अभी उठकर बैठी ही थी कि मुकाबिल उसकी जानिब शहादत की उंगली कर बरहमी से पूछने लगा। उसकी निगाहें मशकूक थीं। मरियम के समझ में ना आया वो क्या बोल रहा है, क्या मतलब था इस बात का। वो लड़की उलझ कर पूछ रही थी, तुम्हें लगता है आप जानकर आई थी तुम्हारी गाड़ी के सामने अपना बच्चा मरवाने। उसे शाहमीर पर शदीद गुस्सा आया था। मुझे ऐसा ही लगता है। वो दोनों हाथ सीने पर फोल्ड कर बगौर उस लड़की का चेहरा देखते हुए बरहमी से बोला था, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है शाहमीर। वो लड़की आग बबूला होकर बेड से उतरकर चीखी थी। सामने खड़ा नौजवान उस पर उसी के बच्चे को मारने का इल्ज़ाम लगा रहा था। वो कैसे बरहम ना होती। बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया है मेरा।
और किसी का भी होगा, अगर वो मेरी जगह हो तो क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि मैं उस ख़ानदान की बेटी को ही अनजाने में उसी की हवेली में ले आया हूँ? जी बिल्कुल, ऐसा ही हुआ है। नामुमकिन। सच बोलो चश्मिश, तुमने इस्तेमाल किया है ना मेरा इस घर में आने के लिए? वो मरियम की बात पर एतबार करने के लिए तैयार ना था। उसका नाजुक बाजू पकड़कर झंझोड़ते आंखों में आंखें डालकर इस्तफसार करने लगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो अपनी माँ से जाकर पूछो। मरियम तेज़ी से गोया हुई थी। आगे का नॉवल कंटिन्यू रहेगा। आगे की स्टोरी क्या रहेगी, अमन जूनी के साथ क्या करेगा और शाहमीर किस तरीके से सच सामने लाएगा, ये सब देखने के लिए नावल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको नावल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।